हाँ, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जुड़ जाइए। आज हम पढ़ेंगे आपके सिलेबस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कंक्रीट टेक्नोलॉजी। और हम पहले भी आपको बता चुके हैं और आज भी आपको बता रहे हैं कि हम जो आपके सिलेबस में वही चीजें पढ़ने वाले हैं, सिलेबस से बाहर या सिलेबस से हट के कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। एक बार और सभी को गुड मॉर्निंग। जुड़ जाइए। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सेशन को लाइक कर दीजिए और पुराने वाले लाइक करके शेयर कर दें। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छे चल रही होगी। जल्दी जुड़ जाइए, फटाक से जुड़िए आप। आज हम पढ़ेंगे कंक्रीट टेक्नोलॉजी और हम बता दें कंक्रीट टेक्नोलॉजी और आरसीसी एक ही साथ पढ़ने वाले हैं, है ना। तो कंक्रीट आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा नहीं दिया है, सीटी बहुत ज्यादा नहीं दिया है। इसका कुछ पोर्शन हम पढ़ेंगे, उसके बाद इसी में हम कंटिन्यू कर देंगे आरसीसी को भी। और जानते हैं हम जैसे जबरदस्त स्टील चला था वैसे जबरदस्त आरसीसी भी चलेगा। मेरा फेवरेट क्या है आप लोग जानते हैं, मेरा फेवरेट है ड्राइंग वाले पोर्शन को हम बहुत जबरदस्त कवर करते हैं। उसके बाद जो है वो न्यूमेरिकली सब्जेक्ट, तो न्यूमेरिकली सब्जेक्ट ही तो है, स्टील हो गया, आरसीसी हो गया। तो आज हम कंक्रीट पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे आज सीटी खत्म कर दें। हाँ, आपके सिलेबस में लिमिटेड पोर्शन है तो आज सीटी हम खत्म भी कर देंगे और एक हफ्ता लगेगा, आरसीसी भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, गुड मॉर्निंग, जुड़ जाइए। चलिए देखते हैं। सर सबसे पहले पढ़ेंगे, है ना, एग्रीगेट के बारे में। आपके सिलेबस में एग्रीगेट दिया है, कोर्स एग्रीगेट दिया है, फाइन एग्रीगेट दिया है, तो एग्रीगेट के बारे में पढ़ेंगे। नहीं, सबसे पहले हम मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे। सर कंक्रीट बनाते किससे हैं? सर कंक्रीट बनाते किससे हैं? आप जानते हैं ना कंक्रीट किससे बनाते हैं। सर यदि हम सीमेंट कंक्रीट की बात करें तो सीमेंट हो जाएगा प्लस फाइन एग्रीगेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? फाइन एग्रीगेट प्लस कोर्स एग्रीगेट हो जाएगा। यही तो होगा, कोर्स एग्रीगेट हो जाएगा। बिल्कुल सर, क्या हो जाएगा? सर सीमेंट हो जाएगा, फाइन एग्रीगेट हो जाएगा और कोर्स एग्रीगेट हो जाएगा। सीमेंट को तो हम पढ़ चुके हैं ना। बिल्कुल सर, अरे बोलिए ना। सीमेंट क्या कर चुके हैं हम? निपटा चुके हैं। किसमें निपटा चुके हैं मेरे लाल? बिल्डिंग मटेरियल में। किसमें खत्म कर चुके हैं हम? बिल्डिंग मटेरियल में सीमेंट को हम खत्म कर चुके हैं। और सैंड भी थोड़ा बहुत पढ़े थे, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़े थे, बहुत ज्यादा नहीं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? एग्रीगेट के बारे में और सैंड के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोर्स एग्रीगेट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोर्स एग्रीगेट के बारे में, है ना। तो देखिए ये हो जाएगा आपका एग्रीगेट। एग्रीगेट जो होता है ना वो एक तरह से इनर्ट मटेरियल होता है। एग्रीगेट को हम क्या कहते हैं? इनर्ट मटेरियल। आपको याद है तो कमेंट करके जरूर बताइए। पेंट में भी हमको एक इनर्ट मटेरियल मिला था जब पेंट पढ़े थे, याद है कि नहीं पढ़े थे? जब पेंट पढ़े थे हम तो पेंट में कुछ इनर्ट मटेरियल मिला था जिसका यूज क्या करते थे? कॉस्ट को कम करने के लिए, यानी पेंट को इकोनॉमिकल बनाने के लिए और वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए। सेम वही काम इसमें कंक्रीट में एग्रीगेट करता है। एग्रीगेट क्या करता है भाई? वॉल्यूम को बढ़ा देता है। किसके? कंक्रीट के वॉल्यूम। क्योंकि बहुत छोटू सा सीमेंट होता है। अब कंक्रीट देखिए ना, कंक्रीट में ज्यादा पोर्शन क्या दिखाई देगा? गिट्टी बालू ही तो दिखाई देता है। सीमेंट बहुत छोटा पोर्शन होता है। तो एग्रीगेट क्या करता है? सर वॉल्यूम को बढ़ा देता है। ओवरऑल क्या होता है? कॉस्ट को कम करके इकोनॉमिकल बना देता है कंक्रीट को। किसको? कंक्रीट को। क्यों? क्योंकि ये इनर्ट मटेरियल है ना। इनर्ट मटेरियल मतलब एक किसी से रिएक्शन नहीं करता। जो एग्रीगेट होता है वो सीमेंट से, पानी से, एक किसी से रिएक्शन नहीं करता है। और वैसे मटेरियल जो किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं उसे कहते हैं अक्रिय, है ना, इनर्ट मटेरियल। क्या कहते हैं हम? इनर्ट मटेरियल कहते हैं। ठीक है, तो एग्रीगेट क्या है? एक तरह से आपका इनर्ट मटेरियल है। इफेक्ट ऑफ एग्रीगेट ऑन कंक्रीट। भाई कंक्रीट पर एग्रीगेट के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं उसको देखेंगे। ठीक है, कंक्रीट पर एग्रीगेट के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट क्या हो जाता है? इंक्रीज होता है। बिल्कुल, अभी हम बताए हैं भाई वॉल्यूम कंक्रीट का क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। ड्यूरेबिलिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। ड्यूरेबिलिटी मतलब बहुत दिनों तक चलता है ना। अब जानते हैं ना सबसे स्ट्रॉन्ग आपका एग्रीगेट ही तो है, उसमें पत्थर का बना होता है ना, पत्थर का बना होता है। तो इसकी ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ जाती है। सर कॉस्ट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। एग्रीगेट यूज करने से ओवरऑल कॉस्ट जो कंक्रीट का वो क्या हो जाता है आपका? कम होता है। इकोनॉमी इंक्रीज हुई, यानी इकोनॉमिकल हो रहा है। इकोनॉमी इंक्रीज मतलब पैसा इंक्रीज नहीं, इकोनॉमिकल मतलब हो रहा है कि कम पैसे में हम ज्यादा ले पा रहे हैं, है ना। यानी इकोनॉमिकल क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है। इकोनॉमी क्या हो जा रही है? बढ़ जा रही है। कंक्रीट मोर इकोनॉमिकल हो रहा है। मोर इकोनॉमिकल मतलब ज्यादा सस्ता। मोर इकोनॉमिकल मतलब ज्यादा सस्ता होता जाएगा। स्ट्रेंथ क्या होता है? बढ़ जाता है। तो स्ट्रेंथ यही लेता है ना, सीमेंट स्ट्रेंथ थोड़ी देता है। सीमेंट क्या करता है भाई? बस मटेरियल को बांध कर रखता है। वो बाइंडिंग मटेरियल है। सीमेंट क्या है आपका? बाइंडिंग मटेरियल। सीमेंट स्ट्रेंथ नहीं देता है, वो बांध के रखता है। स्ट्रेंथ कौन देता है आपका? ये एग्रीगेट देता है। ऐसा नहीं कि एकदम नहीं देता, लेकिन ज्यादा स्ट्रेंथ आपका एग्रीगेट ही देते हैं। और श्रिंकेज क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। श्रिंकेज मतलब सर जब कंक्रीट ठोस होता है ना,
कंक्रीट जब जमता है तो क्या होता है, थोड़ा सा श्रिंक करता है, क्या होता है, थोड़ा सा श्रिंक करता है। लेकिन एग्रीगेट यदि आप अच्छा यूज किए हैं, अच्छे तरह से एग्रीगेट यूज किए हैं, तो श्रिंकेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। श्रिंकेज क्या मिलेगा आपको, कम मिलेगा। इसी में एक वर्ड आता है श्रिंकेज रेजिस्टेंस, आप कमेंट करेंगे श्रिंकेज रेजिस्टेंस, है ना सर, क्या हो जाएगा आपका श्रिंकेज रेजिस्टेंस। श्रिंकेज रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा, सर श्रिंकेज कम होगा। ये जो सिकुड़ रहा था ना वो सिकुड़ेगा नहीं। सुमन गुड मॉर्निंग, है ना, विकास गुड मॉर्निंग, तो वो सिकुड़ेगा नहीं, सिकुड़ेगा नहीं, श्रिंकेज कम हो गया, लेकिन श्रिंकेज रेजिस्टेंस बढ़ गया। इन दोनों एक दूसरे का अपोजिट है ना, श्रिंकेज रेजिस्टेंस। श्रिंकेज रेजिस्टेंस बढ़ा है तभी वो श्रिंक नहीं करेगा, समझ आ रहा है चीजें, श्रिंकेज रेजिस्टेंस बढ़ा है तभी वो श्रिंक नहीं करेगा। कंफर्म करिएगा, ये दोनों चीजें क्लियर हुई क्या सर। एग्रीगेट के यूज करने से हम क्या कर रहे हैं, एग्रीगेट के यूज करने से श्रिंकेज कम हो जाएगा, है ना, श्रिंकेज कम होगा लेकिन रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए ये था आपका इफेक्ट ऑफ एग्रीगेट ऑन कंक्रीट। अगला देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट, कि एग्रीगेट होते कितने तरह से है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट में देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, टेक्सचर, शेप, मॉइस्चर और ग्रेडिंग। सबसे पहले देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के आधार पे। तो ओरिजिन कैसे होता है, ऊषा, ओरिजिन के आधार पे भाई कि कोई मटेरियल दो ही तरह के होते हैं, दो ही तरह मतलब कोई मटेरियल जो होता है, मटेरियल की बात करें एग्रीगेट करें तो दो ही तरह का होगा। भाई ओरिजिन कैसे होगा, या तो नेचुरल होगा, बिल्कुल, या तो क्या होगा आपका नेचुरल होगा, या फिर क्या होगा आर्टिफिशियल होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, या तो नेचुरल होगा या फिर क्या हो जाएगा वो आर्टिफिशियल हो जाएगा। एग्रीगेट या तो नेचुरल होगा या क्या हो जाएगा आपका आर्टिफिशियल होगा। सर नेचुरल मतलब जिस अवस्था में, प्रकृति में जिस अवस्था में, देख ही लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन कितने तरह से मिलेगा एग्रीगेट, दो तरह से। एक हो जाएगा नेचुरल एग्रीगेट यानी ओरिजिनल फॉर्म, जैसे प्रकृति में था वैसे यूज कर दीजिए, बालू, है ना, जैसे लिखा होगा इसमें बालू, भाई बालू जैसे होता है वैसे तो यूज करते हैं, वो टूटते हुए अपने आप आता है, नेचुरल है ना, आता है, निकाल के हम यूज कर लेते हैं। जैसे कि पत्थर के टुकड़े, पत्थर नेचुरल है, तो आप बनाए हैं क्या पत्थर, नहीं हम नहीं बनाते, तो नेचुरल ही है। ग्रेवल, ये सारे क्या हो जाएंगे नेचुरल, ओरिजिनल फॉर्म है, नेचर ने जैसा दिया है उसी रूप में हम उसका यूज कर लेते हैं। अरे तोड़ फोड़ के यूज करते हैं, उसके स्ट्रक्चर में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, वो तोड़ करके छोटा बड़ा वो तो अलग बात हो गया ना, तोड़ रहा है, लेकिन जो कंपोजिशन है उसी कंपोजिशन में, जैसा नेचर में, नेचर तो चेंज नहीं हो रहा उसका, तो कहेंगे ओरिजिनल फॉर्म, यानी उसमें कोई चेंजिंग हम नहीं करेंगे। सर दूसरा है आर्टिफिशियल। अब आर्टिफिशियल दो तरह से होगा, या तो हम खुद बनाएं, सर हिंदी में नहीं है क्या, हिंदी मिलेगा यहाँ नहीं, इसमें क्या है, इसमें कुछ है नहीं ना, हिंदी यहाँ पे है, मतलब यहाँ कुछ लिखे नहीं है ना। हिंदी में होता है कि थोड़ा स्टेटमेंट रहता है ना, तब हिंदी अच्छा लगता है। यहाँ बुलेट के फॉर्म है, तो बुलेट के फॉर्म में हिंदी उतना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो अभी हिंदी मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं, देखिए इधर आएगा जो है ना, देखिए जैसे स्टेटमेंट आया हिंदी हो गया, स्टेटमेंट जैसे आता है ना, देखिए अभी देखिए स्टेटमेंट, देखिए ये सब हिंदी हो गया, स्टेटमेंट मतलब हिंदी हो गया, देखिए सब हिंदी है ना। स्टेटमेंट आने का मतलब का, स्टेटमेंट आने का मतलब सब हिंदी हो जाएगा, तो बुलेट है ना, देखिए हिंदी हो जाएगा। और ऊपर कुछ लिखे नहीं ना, जैसे लिखे होते हैं, ऐसा लिखे होते हैं कि लिखे होते हैं कि नेचुरल एग्रीगेट, वैसे एग्रीगेट जो ओरिजिनल फॉर्म में जैसा नेचर दिया है उसी रूप में हम यूज करते हैं, तो नेचुरल एग्रीगेट करते हैं, तब हिंदी यूज होता है, ठीक है। यहाँ बुलेट के फॉर्म है तो आप समझ पाएंगे। नेचुरल एग्रीगेट यानी ओरिजिनल फॉर्म, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, जैसे कि सैंड हो गया, ग्रेवल हो गया, स्टोन चिप्स हो गया, है ना। मेरा तो आप हिंदी में ही रहता है, लेकिन यहाँ मजबूरी हो जाती है लिखना। इससे फायदा है कि आपका नोट्स कम ही पेज में हो जाएगा, इससे फायदा ये होता है, ठीक है। देखते हैं आर्टिफिशियल एग्रीगेट क्या होता है। आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम, आर्टिफिशियल मतलब क्या हो जाएगा आपका कृत्रिम, है ना। तो आर्टिफिशियल एग्रीगेट सर मैन मेड एग्रीगेट, यानी आप खुद बनाइए। मैन मेड एग्रीगेट मतलब सर आप खुद क्या करिए, बनाइए। तो खुद कैसे बनाएंगे सर, धान का भूसी, धान का भूसी क्या है, अब बनाते ही तो धान का भूसी, भाई उसको क्या कहना है, धान का भूसी हो गया। लकड़ी का बुरादा, लकड़ी का बुरादा कहीं मिल जाएगा क्या, नहीं, जब लकड़ी को काटेंगे तो लकड़ी का बुरादा मिलेगा, है ना। तो या तो खुद आप बनाइए या उसके साथ स्वरूप में चेंज करिए। जैसे कि पत्थर है तो पत्थर को लेकर आइए और उसको ताप दीजिए, हीट दीजिए, प्रेशर दीजिए, कुछ ऐसा करके उसके स्ट्रक्चर में ही चेंज कर दीजिए, तो उसे भी कहेंगे मैन मेड। दो चीज है, या तो खुद बनाइए, जैसे ईंट को खुद बनाते हैं ना, ईंट को तोड़िए तो क्या हो जाएगा, मैन मेड एग्रीगेट हो जाएगा, ईंट को तोड़िए। लेकिन यदि आप नेचुरल ही लेके आइए,
नेचुरल लेके आइए और उसके स्ट्रक्चर में चेंज कर दीजिए तो भी उसे हम कहेंगे आर्टिफिशियल एग्रीगेट। ठीक है, तो वो मैन मेड एग्रीगेट होता है और ओरिजिनल फॉर्म क्या कर दीजिए, उसका चेंज कर दीजिए। या तो मैन मेड हो, अपने खुद बनाइए, या उसका ओरिजिनल फॉर्म को चेंज हो जाएगा तो उसे कहेंगे आर्टिफिशियल एग्रीगेट। जैसे फ्लाई एश, भाई उड़ता हुआ राख है ना, थर्मल पावर प्लांट से बहुत मात्रा में राख निकलता है, उसे कहेंगे फ्लाई एश। सर सिंडर, राखी, क्या है सर, राखी। फिर साडस्ट, साडस्ट मतलब समझते हैं, अरे बोलिए ना, साडस्ट मतलब क्या होता है, देखिए हमको याद है, लकड़ी का बुरादा, यही है लकड़ी का बुरादा, क्या है, लकड़ी का बुरादा, तो साडस्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, राइस हस्क, चावल का भूसी। राइस हस्क मतलब क्या हो जाएगा, चावल का भूसी। क्या मिलेगा आपका, चावल का भूसी। फिर स्लैग, स्लैग आपको पता है, स्लैग आपको पता है, गुड मॉर्निंग। स्लैग क्या होता है सर, स्लैग होता है जो आपका स्टील या पिग आयरन, आयरन का जब मैन्युफैक्चरिंग होता है तो वहां से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसे स्लैग कहते हैं। स्लैग हम सीमेंट भी देखे हुए हैं। सर कोक ब्रिज, जो कॉफी का छिलका होता है वहां से मिलता है, उसे कहेंगे कोक ब्रिज। हाँ, ये सब एग्रीगेट में यूज होता है। ये सारे मजबूती तो नहीं देंगे ना, स्ट्रेंथ थोड़ी देंगे। तो नॉन लोड बियरिंग यदि कुछ हमको स्ट्रक्चर बनाना है तो इन सब का यूज कर लेंगे। ये सब इंसुलेशन का काम करते हैं, थर्मल इंसुलेशन, नॉइज इंसुलेशन, ऐसे में ऐसे फायदा होता है। ऐसे लाइट वेट कंक्रीट बनाया जाता है। ये जो है सब फ्लाई एश, सिंडर, साडस्ट, राइस हस्क, स्लैग, कोक ब्रिज, ये सारे लाइट वेट कंक्रीट बनते हैं, हल्के कंक्रीट बनते हैं। सत्येंद्र आपका शायद पहला क्लास है, गुड मॉर्निंग, शायद पहला है इसमें से। तो सारे लाइट वेट कंक्रीट बनते हैं। ये बहुत ज्यादा इससे स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा, इसे लोड बियरिंग स्ट्रक्चर में यूज कम करते हैं। नॉन लोड बियरिंग स्ट्रक्चर बनाना होता है जिसका यूज करते हैं। ठीक है, पार्टीशन वाल के लिए यूज करते हैं, या नॉइज कैंसिलेशन है ना, इस सब में इसका हम यूज करते हैं। तो ओरिजिन के आधार पर दो तरह से हम पढ़े, नेचुरल और आर्टिफिशियल। ऑन द बेसिस ऑफ साइज, और इसी ज्यादा क्वेश्चन आता है साइज के आधार पर। सर साइज के आधार पर हम देखेंगे तो 5 तरह के मिलेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फाइन एग्रीगेट। क्या पढ़ेंगे, फाइन एग्रीगेट। फाइन मतलब सर एक चालनी लीजिए, एक चालनी लीजिए, है ना, अरे जिससे आटा चाला जाता है ना, एक क्या लीजिए, चालनी लीजिए। अब एक चालनी में एग्रीगेट को रखिए, क्या करिए आप, इस चालनी में ना एग्रीगेट को रख दीजिए, इस चालनी में एग्रीगेट को रख करके चाल दीजिए। यदि उसमें से 90% पार्टिकल नीचे गिर जा रहे हैं तो उसे कहेंगे कि जो ऊपर था वो फाइन एग्रीगेट है। क्या कहेंगे उसे हम, फाइन एग्रीगेट है। लेकिन चालनी का साइज क्या होना चाहिए, सर इसका जो साइज होगा ना वो 4.75 mm से, मतलब 4.75 mm होगा। मतलब आप एक एग्रीगेट लीजिए, 4.75 mm के चालनी से चालिए। यदि 90% एग्रीगेट पास हो जाता है, गिर जाता है, यानी 90% एग्रीगेट 4.75 से छोटू से हैं तभी तो नीचे गिर गए, तो उसे एग्रीगेट को कहेंगे फाइन एग्रीगेट। यानी एग्जांपल में सैंड, सैंड लीजिए ना, 4.75 mm का सैंड होता है, अरे बालू 4.75 नहीं, पूरे बालू गिर जाएंगे। यानी साइज क्या मिलेगा, 4.75 mm से छोटा मिलेगा। सैंड का साइज 4.75 mm से छोटा मिलेगा। फाइन, अब सैंड 3 तरह के होंगे, फाइन सैंड, मीडियम सैंड और कोर्स सैंड। सैंड भी 3 तरह के। सर 75 माइक्रोन से 425 माइक्रोन तक के साइज को फाइन सैंड, 425 माइक्रोन से 2 mm को मीडियम सैंड, और 2 mm से 4.75 mm को क्या कहेंगे, कोर्स सैंड। क्या कह देंगे हम, कोर्स सैंड। याद हो पाएगा, याद होगा। 75 से 425, 425 से 2 से 4.75 याद कर लीजिए। सर 75 से छोटे नहीं जाते, ठीक है, तो 75 माइक्रोन से 425 माइक्रोन याद करिए। 75 माइक्रोन से 425 माइक्रोन, 425 माइक्रोन से 2 mm, और 2 mm से 4.75 mm। 75 माइक्रोन से 425 माइक्रोन याद रखिए, 75 माइक्रोन से 425, यानी टोटल आपको 500 करना है। इन दोनों को मिला के याद करने का तरीके होते हैं, इन दोनों को मिला के आपको 500 कर देना है, ठीक है। तो 75 माइक्रोन से 425 माइक्रोन, 75 माइक्रोन से 425 माइक्रोन, 425 माइक्रोन से 2 mm, 2 mm से 4.75 mm। और फाइन एग्रीगेट क्या होता है, फाइन एग्रीगेट वैसे एग्रीगेट होते हैं जो 4.75 से छोटे होते हैं, 4.75 mm से छोटे होते हैं। अगला आता है कोर्स एग्रीगेट। अब चालनी वही चालनियां लीजिए, जिस चालनी से आप चाले थे वही चालनी लीजिए, है ना। इसका भी साइज कितना हो जाएगा आपका, 4.75 mm हो जाएगा। अब इस पे रखिए एग्रीगेट, अब इस पे एग्रीगेट रखिए, बिल्कुल एग्रीगेट रख दीजिए और फिर चालिए, एग्रीगेट रखिए और क्या करिए, चालिए। और जब चालेंगे तो 90% कण ऊपर ही गिरा ही नहीं कुछ, अरे कुछ गिरा ही नहीं, हल्का हल्का सा गिरा,
90% कण ऊपर ही रह गए तो उसे कहेंगे कोर्स एग्रीगेट। उसे क्या कहेंगे? कोर्स एग्रीगेट। अब गिट्टी ले लीजिए, और गिट्टी तो सारे 4.75 से बड़े ही हैं, गिट्टी लेके चालिए, अरे एक भी नहीं गिरेगा, पूरा ऊपर ही ऊपर रह जाएगा, है ना, जो बुरादा होगा वही गिरेगा। तो उसका साइज क्या होता है? 4.75 mm से अधिक होगा। एग्जाम्पल में आ जाएगा आपका ग्रेवल। क्या आ जाएगा आपका? ग्रेवल, है ना, ये देखिए ये जाएगा आपका, ठीक है, क्या आ जाएगा? ग्रेवल। ग्रेवल का साइज 4.75 से 80 mm। देखिएगा सर, एक था देखिए सैंड, यदि हम सैंड की बात करें, सैंड की साइज की बात करें तो 75 माइक्रोन से लेकर के 4.75 माइक्रोन mm तक होगा सैंड। फिर आता है आपका ग्रेवल, फिर क्या आता है आपका? ग्रेवल। सर 4.75 mm से 80 mm तक, ऐसा भी याद कर सकते हैं, 80 mm तक। अब सैंड को इसके तीन पार्ट किए गए हैं सर, 75 माइक्रोन से लेकर के 425 माइक्रोन, है ना, और 425 माइक्रोन से लेकर के 2 mm, लास्ट में क्या हो जाएगा? 2 mm से लेकर के 4.75 mm। सर फाइन सैंड, कोर्स से, सॉरी फाइन सैंड, मीडियम सैंड, और क्या हो जाएंगे आपके? कोर्स सैंड। अब इसके बाद आता है बोल्डर, आता है ना बोल्डर, बिल्कुल सर। बोल्डर क्या आता है सर? 80 mm से 300 mm तक आएगा आपका बोल्डर, ठीक है। तो देखते हैं 4.75 mm से क्या हो जाएगा आपका? बोल्डर वगैरह नहीं पढ़ना है, देखते हैं सर 4.75 से 80 mm तक क्या हो जाएगा आपका? ग्रेवल हो जाएगा। ग्रेवल का यूज यदि आरसीसी में कर रहे हैं, देखिए ग्रेवल तो 80 mm तक है, ग्रेवल तो आपका 80 mm है, यानी 8 सेंटीमीटर तक, लेकिन आरसीसी में यूज करेंगे फॉर आरसीसी साइज 20 mm। 20 mm से अधिक कोर्स 20 mm से अधिक साइज का कोर्स एग्रीगेट आरसीसी में यूज नहीं करना है, एक याद कर लीजिएगा, ठीक है। सर टेक्सचर कैसा होता है ग्रेवल का? ग्रेवल का टेक्सचर क्या होता है? स्मूथ। जब छुएंगे तो क्या लगेगा आपका? मुलायम। ग्रेवल कैसा लगेगा आपका? मुलायम लगेगा। फिर एक स्टोन चिप से आता है, इसका भी साइज सेम ही है, ये सारे कोर्स एग्रीगेट है, 4.75 से 80 mm। लेकिन इसमें क्या अंतर है कि इसका टेक्सचर क्या मिलेगा आपको? रफ मिलेगा। ये दोनों एक ही है, लेकिन इसका टेक्सचर मुलायम और इसका टेक्सचर छुएंगे तो खुरदुरा दिखाई देगा, है ना। आरसीसी में साइज लिमिट कितना हो जाएगा आपका? 20 mm से अधिक हम यूज नहीं करेंगे। बेटर इंटरलॉकिंग एंड स्ट्रेंथ देन ग्रेवल। ये जो स्टोन चिप्स है ना, एक ग्रेवल से अधिक स्ट्रेंथ देगा और इंटरलॉकिंग भी अधिक करेगा। क्यों? क्योंकि खुरदुरा है, क्योंकि क्या है आपका? खुरदुरा है। जैसे मेरा ये देखिए क्या है? पेन। ये पेन एकदम मुलायम है, पेन एकदम मुलायम है, इसको पकड़ेंगे तो ज्यादा बॉन्डिंग बनेगा कि इस पेन को खुरदुरा कर दीजिए, खुरदुरा करके पकड़ेंगे ज्यादा बॉन्डिंग बनेगा। तो आप कहेंगे सर यदि खुरदुरा कर देंगे ना तो ज्यादा बॉन्डिंग बनाएगा, तो वही तो मतलब हुआ, क्योंकि ग्रेवल जो है वो स्मूथ है, ग्रेवल जो है वो मुलायम है, जबकि स्टोन चिप्स क्या है आपका? रफ है। स्टोन चिप्स क्या है आपका? रफ है। अब बताइए, रफ बेटर इंटरलॉकिंग देगा? बिल्कुल सर। सर जब बॉन्डिंग अच्छा हो गया, इंटरलॉकिंग अच्छा हो गया, तो स्ट्रेंथ तो बाय डिफॉल्ट अच्छा होगा ही होगा। तो वही कह रहा है बेटर इंटरलॉकिंग एंड स्ट्रेंथ देन ग्रेवल। समझ आ रहा है चीजें? चलिए आगे बढ़ेंगे। सी आता है आपका साइक्लोप्लीन, है ना। तो ये कितना होता है साइज? 75 से लेकर 150 mm। सर साइक्लोप्लीन का साइज कितना होगा? 75 से लेकर के 150 mm, ठीक है। पहला फाइन एग्रीगेट पढ़े, दूसरा कोर्स एग्रीगेट पढ़े, तीसरा साइक्लोप्लीन पढ़े, चौथा प्लम। सर प्लम का साइज सर 150 से लेकर के 160 mm, इससे अधिक जाएंगे 150 से लेकर के, उसके बाद आ जाएगा आपका बोल्डर, है ना। क्या हो जाएगा आपका? बोल्डर हो जाएगा। कहते 5 तरह का होता है। सर प्लम का साइज 150 से लेकर 160 mm होता है। कंक्रीट, यदि वैसा कंक्रीट जिसमें कोर्स एग्रीगेट के रूप में हम लोग प्लम का यूज कर, ऐसा कंक्रीट जिसमें एग्रीगेट के रूप में हम लोग प्लम का यूज कर रहे हैं, तो उसे कहेंगे प्लम एक कंक्रीट। उसे क्या कहेंगे हम लोग? प्लम कंक्रीट। वैसा कंक्रीट जिसमें एग्रीगेट के रूप में प्लम का यूज कर रहे हैं, तो उसे कहेंगे हम प्लम प्लम कंक्रीट कहेंगे। और लार्ज स्केल कंक्रीटिंग करना हो, जैसे कि आपको डैम बनाना हो, जैसे कि आपको कूलिंग टावर बनाना हो, तो हम किसका यूज करते हैं? प्लम कंक्रीट का यूज करते हैं, क्योंकि साइज बड़ा है ना, जल्दी जल्दी काम आपका होता रहेगा। लेकिन प्लम शुड नॉट बी मोर देन 20%। कंक्रीट में 20% से अधिक हमको प्लम नहीं चाहिए, है ना। फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट रहेगा, लेकिन प्लम आप यदि डाल रहे हैं तो 20% से अधिक नहीं डालेंगे आप। टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट तो मैक्सिमम कितना? 20%। तो 20 तो कई बार आ गया ना, 20 तो कई बार आ गया। कहाँ आया सर? ग्रेवल 20 mm से अधिक नहीं चाहिए आरसीसी में ग्रेवल 20 mm से अधिक नहीं यूज करना है साइज। उसके बाद ग्रेवल के बाद स्टोन चिप्स
स्टोन चिप्स भी 20 mm से अधिक यूज नहीं करना है। और सर यहाँ देखेंगे प्लम, तो प्लम टोटल वॉल्यूम का 20% से अधिक नहीं होना चाहिए प्लम कंक्रीट में। अगला आता है बोल्डर, साइज 300 mm से अधिक, क्या हो जाएगा साइज 300 mm से अधिक होगा। और यूज कहाँ करेंगे, रेलवे बैलास्ट में यूज करेंगे और रॉक फिल डैम बनाएंगे। रेलवे जो बैलास्ट है पटरी के नीचे जो डाले जाते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे वो रहता है आपका बोल्डर, 300 mm से अधिक साइज रहेगा। रॉक फिल डैम यानी पत्थर से जोड़ कर डैम बनाएंगे, है ना, उसे कहते हैं रॉक फिल डैम कहते हैं। और रॉक फिल डैम में भी हम किसका यूज करते हैं, आपका बोल्डर का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे तीसरा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। 3 तरह का मिलेगा, हैवी एग्रीगेट, नॉर्मल एग्रीगेट, लाइट एग्रीगेट। सर हैवी एग्रीगेट का डेंसिटी 3000 से 5700 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, कितना 3000 से 5700 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। कहाँ यूज करते हैं सर, मास कंक्रीटिंग, जैसे डैम बनाने में, रिटेनिंग वॉल या कूलिंग टावर बनाने में हम यूज करते हैं। तो सर हैवी एग्रीगेट 300 से लेकर के 5700, हैवी एग्रीगेट 3000 से लेकर के 5700, ऐसा कर सकते 3000 से लेकर के 5700 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब मास कंक्रीटिंग में इसका हम यूज करते हैं। सर नॉर्मल एग्रीगेट क्या हो जाएगा, 2300 से लेकर के 2600 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब डेंसिटी है। कहाँ यूज करेंगे, नॉर्मल पीसीसी एंड आरसीसी वर्क में यूज करेंगे। अगला क्या है सर, लाइट एग्रीगेट 1200 से लेकर 1450, कहाँ यूज करेंगे सर, पार्टीशन। लाइट एग्रीगेट होगा ना, हल्का रहेगा, तो इसे हम ज्यादा लोड नहीं दे सकते, तो पार्टीशन वाल बनाएंगे इससे। साउंड इंसुलेशन में यूज करेंगे, हीट इंसुलेशन में यूज करते हैं, जो वो था आर्टिफिशियल जो था, है ना, तो यही आर्टिफिशियल यही यूज होता है, उसी तो लाइट कंक्रीट बनेगा। ठीक है, बिल्कुल। तो पार्टीशन वाल, साउंड इंसुलेशन और हीट इंसुलेशन। तो एक बार और देख लेते हैं सर। सबसे पहले याद करने का तरीका, छोटे से बड़े जाइए। लाइट एग्रीगेट का डेंसिटी 1200 से लेकर 1450, कितना हो जाएगा आपका लाइट वेट का, 1200 से लेकर के 1450 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब क्या होता है आपका डेंसिटी लाइट एग्रीगेट का। नॉर्मल एग्रीगेट का सर 2300 से लेकर के आपका 2600, है ना। और हैवी गेट का सर 3000 से लेकर के 5700 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। याद कर लेंगे, बिल्कुल याद करेंगे। अगला देखते हैं सर, टेक्सचर के आधार पे छुएंगे तो कैसा लगेगा, तो या तो आपका मुलायम लगेगा, बिल्कुल, या तो खुरदुरा लगेगा, या सर चमचमाता हुआ दिखेगा, है ना, देखेंगे तो चमचमाएगा, या फिर सर क्रिस्टलाइन मतलब चीनी के दाने के जैसा दिखेगा। क्रिस्टलाइन, नॉन क्रिस्टलाइन हम पढ़े थे ना स्टोन में पढ़े थे, बिल्कुल सर, या तो चीनी के दाने के समान क्रिस्टलाइन दिखाई देगा। लेकिन अब सब यूज करिए, लेकिन ग्लोसी एग्रीगेट इज नॉट यूज्ड बिकॉज इट हैज वेरी पुअर बॉन्डिंग प्रॉपर्टी। तो ग्लोसी एग्रीगेट का कभी भी हम यूज नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि चमकीला होता है, इसका बॉन्डिंग क्या होता है, बहुत कमजोर होता है ना, लिखा ना, हैज वेरी पुअर बॉन्डिंग, इसका बॉन्डिंग क्या होता है, बहुत ही पुअर होता है। तो इसका हम ग्लोसी एग्रीगेट का यूज कभी नहीं करते हैं कंक्रीट बनाने में। ठीक है, फिर शेप के आधार पे देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ शेप। तो राउंडेड एग्रीगेट, यहां से भी क्वेश्चन आएंगे, ए भी, जैसे साइज वाला इंपॉर्टेंट था ना, वैसे ये भी इंपॉर्टेंट है, शेप वाला। राउंडेड एग्रीगेट, इरेगुलर एग्रीगेट, एंगुलर एग्रीगेट, क्यूबिकल एग्रीगेट, फ्लेकी एग्रीगेट, फ्लेकी मतलब होता है चपटा, इलोंगेटेड एग्रीगेट मतलब लंबा एग्रीगेट। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, साइज से भी क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है सर, राउंडेड एग्रीगेट मतलब सर गोला, है ना सर, गोल रहेगा, गोल राउंडेड एग्रीगेट, बिल्कुल। तो इसमें वाइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, लिस्ट वाइड होते हैं। जो गोल होते हैं उसमें रंध्र क्या होता है, बहुत कम रंध्र होते हैं ना। एक कितना होंगे सर 32 से लेकर के 34%। उसमें वाइड कितना होता है, परसेंटेज वाइड क्या होगा, अरे गोल जो गोलाकार रहेगा ना उसमें उस एग्रीगेट में वाइड कितना होंगे, बहुत कम, सबसे कम कितना, 32 से लेकर के 34%। अब देखिए, अब जब हम कंक्रीट बनाते हैं तो क्या रहता है, मैक्सिमम एग्रीगेट ही तो रहता है, बिल्कुल सर, मैक्सिमम एग्रीगेट रहता है। अब इस एग्रीगेट में रंध्र कम है तो सीमेंट तो बाहर ही रहेगा, सीमेंट को सोखेगा तो नहीं। जब रंध्र कम है एग्रीगेट में तो सीमेंट तो सोखेगा नहीं, रंध्र कम है तो सीमेंट कहाँ रहेगा, बाहर रहेगा। जब सीमेंट बाहर है तो पेस्ट में बचा हुआ है, पेस्ट यानी आपका पेस्ट काम करेगा, अंदर तो गया नहीं, तो पेस्ट ज्यादा रहता है इसमें, क्योंकि सोख नहीं पाता है एग्रीगेट, तो इसकी वर्केबिलिटी क्या मिलती है, हाईएस्ट मिलती है। इसकी वर्केबिलिटी क्या मिलेगा, आपका हाईएस्ट मिलेगा। काम बहुत आसानी से होगा, याद कर सकते हैं। राउंडेड एग्रीगेट में काम आसानी से होगा, ऐसा भी याद कर सकते हैं कि राउंडेड एग्रीगेट गोल होता है तो बहुत अच्छे से इधर उधर जाएगा,
वर्कबिलिटी क्या होगा, हाईएस्ट होगा। वर्कबिलिटी होता क्या है सर, वर्कबिलिटी मतलब होता है कार्य करने में आसानी। वर्कबिलिटी मतलब होता है कार्य करने में आसानी। कौन से कार्य करने में आसानी, एग्रीगेट को मिलाने में, अरे ढलाई से पहले मिलाया जाता ना, तो मिलाने में आसानी होना चाहिए, लेके जाने में आसानी होना चाहिए, उसको बिछाने में आसानी होना चाहिए, फिर उसको स्मूथ करेंगे उसमें आसानी, यानी कंक्रीट में काम करने में कितना दिक्कत हो रहा है उसे कहते हैं वर्कबिलिटी। काम कितना स्मूथ तरीके से हो पा रहा है उसे कहते हैं वर्कबिलिटी। आप देखते होंगे मिस्त्री करनी से जो मसाला होता है इधर उधर नहीं कर पाएगा, उसको एनर्जी लगेगा, कहेगा पानी डालो, पानी डालेगा सट से इधर उधर हो जाएगा। यानी वर्कबिलिटी को क्या किया, बढ़ा दिया। वर्कबिलिटी क्या हो गया, बढ़ा दिया। पानी डालेंगे वर्कबिलिटी बढ़ जाएगा। देखे होंगे ना, वर्कबिलिटी मतलब कितना आसानी से काम हो रहा है, यानी काम करने में कितना मुश्किल है, बात एक ही हुआ, ठीक है। तो वर्कबिलिटी कितना आसानी से सारे प्रोसेस को हम कर पा रहे हैं, तो इसमें वर्कबिलिटी हाईएस्ट होता है। बहुत आसानी से हर एक काम हो जाता है, क्योंकि गोल होता है ना, गोल में फिसलने में कोई दिक्कत होता नहीं है। इंटरलॉकिंग क्या होता है, कम होता है। अब कहेंगे इंटरलॉकिंग कम क्यों, क्योंकि गोल है ना, गोल कितना बॉन्डिंग आपस में बना पाएगा, जो गोल गोल चीजें रहेंगी। एक गोल देखिए, जैसे कि ये होता है ना खेलने वाला उसको ले लीजिए, क्या वो बॉन्डिंग अच्छे से बना पाएगा, नहीं। और राउंडेड है ना तो फिसल जाएगा। तो इसमें इंटरलॉकिंग क्या बनता है, कम होता है। इंटरलॉकिंग क्या होता है, वीक होता है, अच्छा इंटरलॉकिंग नहीं होगा। अब बताइए, इंटरलॉकिंग जब अच्छा नहीं होगा तो क्या स्ट्रेंथ अच्छा देगा, नहीं स्ट्रेंथ अच्छा देगा, तो क्या हम इसका यूज करेंगे, नहीं करेंगे। इंटरलॉकिंग कम, यानी स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा इसका, कम हो जाएगा। स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा इसका, कम होगा। उसके साथ साथ टेक्सचर क्या होगा इसका, स्मूथ होगा। क्यों सर, राउंडेड हुआ कैसे, पहाड़ों से टूट कर आते 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 फ्रिक्शन लगते लगते गोल हो गया, गोल हो गया तो उसका टेक्सचर भी क्या हो गया है, स्मूथ हो गया है। तो देखिए स्ट्रेंथ कम होने कई तरीके हैं सर। एक तो टेक्सचर स्मूथ रहेगा तब भी स्ट्रेंथ कम देगा। टेक्सचर स्मूथ है, इसी की वजह से इंटरलॉकिंग भी कमजोर हो रहा है। इंटरलॉकिंग कमजोर है तो स्ट्रेंथ कमजोर है। कई सारे रीजन आप समझ पा रहे हैं, बिल्कुल, जिसका यूज हम करते नहीं है। अगर आता है इर्रेगुलर एग्रीगेट, इर्रेगुलर मतलब होता है कि इसका कोई शेप और साइज नहीं है। इर्रेगुलर मतलब इसका कोई शेप साइज है ही नहीं, ठीक है। तो इसमें नो सर्टेन शेप। वॉइड कितना मिलता है, 34 से लेके 38%। इसमें कितना था, 32 से 34। इसमें रंध्र है कि नहीं है, बिल्कुल रंध्र है। कहा, एग्रीगेट जो है बिना साइज का, उसके बीच में रंध्र है। तो बताइए सीमेंट को सोखेगा कि नहीं सोखेगा, कुछ सीमेंट रंध्र में जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा भाई। ऊपर वाले में तो नहीं जा रहा ना राउंडेड में, लेकिन इसमें सीमेंट रंध्र में घुसेगा। रंध्र में घुसने के कारण जो पेस्ट यूज होना चाहिए हमको काम करने में, वो पेस्ट घुस गया रंध्र में, यानी वर्कबिलिटी कम मिलेगी। वर्कबिलिटी कम, पेस्ट ही तो वर्कबिलिटी देता है। सीमेंट पेस्ट जितना रहता है वर्कबिलिटी वो भी देता है। बहुत सारा वर्कबिलिटी को लास्ट में देखेंगे हम। तो वर्कबिलिटी कम मिलेगा किसके रिस्पेक्ट में, राउंडेड के रिस्पेक्ट में। तो लेस वर्कबिलिटी देन राउंडेड एग्रीगेट। राउंडेड के रिस्पेक्ट में इसमें वर्कबिलिटी कम मिलेगा। क्यों, क्योंकि पेस्ट घुस गया आपका वाइड में। और सिंपल ये भी समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, और क्या समझ सकते हैं सर, ये भी समझ सकते हैं कि इर्रेगुलर है ना, तो राउंडेड के रिस्पेक्ट में तो अच्छा सा बॉन्डिंग बनाएगा ही, है ना, मोर स्ट्रेंथ देगा। क्योंकि इंटरलॉकिंग राउंडेड में ना इंटरलॉकिंग बनेगा ना बॉन्डिंग बनेगा, क्योंकि गोल है। लेकिन ये तो गोल नहीं है, कोई ना कोई शेप है, तो मोर स्ट्रेंथ भी देगा, क्योंकि वर्कबिलिटी कम हो गया है, स्ट्रेंथ भी मोर देगा, इंटरलॉकिंग भी मोर देगा, किसके, राउंडेड के रिस्पेक्ट में। और इसका भी टेक्सचर क्या होता है, स्मूथ होता है। टेक्सचर तो स्मूथ है, लेकिन शेप इसका थोड़ा इधर उधर का है, तो बॉन्डिंग है बना लेते हैं सब। अगला एंगुलर। अब कोना वाला एग्रीगेट मिल जाएगा आपको, है ना, कोना वाला एग्रीगेट मिल जाएगा। एग्रीगेट आपको कोना मिलेगा। एंगुलर वॉइड अब सबसे अधिक हो गया, 34 से लेकर 38%। वॉइड अधिक हो गया, यानी वर्कबिलिटी लिस्ट हो गया। सबसे कम वर्कबिलिटी किसमें मिलता है, एंगुलर में। सबसे कम वर्कबिलिटी किसमें मिलेगा, एंगुलर में मिलेगा। टेक्सचर क्या मिलता है इसका, रफ मिलता है। इसका टेक्सचर रफ मिलेगा। इंटरलॉकिंग एंड स्ट्रेंथ बोथ आर मोर देन राउंडेड एंड इर्रेगुलर, यानी इसका इंटरलॉकिंग भी अच्छा मिलेगा और इसमें स्ट्रेंथ भी अच्छा मिलेगा। किसके रिस्पेक्ट में सर, एंगुलर सॉरी सर, राउंडेड और इर्रेगुलर के रिस्पेक्ट में ये स्ट्रेंथ भी अच्छा देगा, इंटरलॉकिंग भी अच्छा देगा। अगला है क्यूबिकल। सर क्यूबिकल शेप में मिलेगा, तो हाईएस्ट वर्कबिलिटी एंड हाईएस्ट स्ट्रेंथ। ये कितना अच्छा है, एक क्यूबिकल है सर, क्यूब वाला, है ना। एक क्या है, वर्कबिलिटी भी हाईएस्ट दे रहा है और स्ट्रेंथ भी हाईएस्ट दे रहा है। कहेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं अच्छा है। क्यों, यूज व्हेन कंक्रीट ऑफ, वो इसका यूज हम वहां, देखिए क्यों अच्छा नहीं है,
क्योंकि ये स्पेशल शेप है ना। क्यूबिकल शेप जो होता है वो एक तरह का स्पेशल शेप है। नेचर में क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है, और जो चीजें कम होता है उसका वो क्या होता है, कॉस्टली होता है। हम एग्रीगेट का यूज ही कर रहे थे कॉस्ट को कम करने के लिए, और एक कॉस्टली कर देगा तो हम इसका यूज करेंगे क्या, इसलिए ज्यादा पॉपुलर नहीं है। चीजें समझ आई? सर क्लास का शेड्यूल नहीं डाले हैं क्या आज का? नहीं, 9 बजे डेली, गौरव 9 बजे डेली चलता, आप आज है ना, आप चेक कर लिया करिए, 9 बजे डेली क्लासेस चलती हैं, इसीलिए नहीं डाले हैं। आज यही क्लास होगा, एक दिन में एक ही क्लास चलता है, एक दिन में एक ही क्लास चलेगा, घबराइए नहीं। और जब मैम का क्लास होता है तो मैम जो अपना क्लास लेती हैं वो इधर उधर लेती हैं। मैम का क्लासेस अभी फिक्स नहीं, क्योंकि मैम दूर से आती हैं, तो मैम हफ्ते में जब मन करता है वो 1-2 दिन पहले क्लास लगवा देती हैं। तो उनका क्लास कभी 10 बजे चलेगा, कभी 12 बजे चलेगा, कभी 3 बजे चलेगा। तो उन मैम का क्लास नहीं फिक्स है, लेकिन मेरा क्लासेस फिक्स है, सवेरे 9 बजे ही चलेगा। और यदि शाम को चलता है तो हम पेड ग्रुप में आपका डलवा देते हैं ना, पेड ग्रुप में डाल देते हैं। वैसे डाले थे आप, जो कोर्स परचेज किए होंगे तो पेड ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप होगा, वहीं ऐड हो जाइए, ठीक है। तो वैसे हम ग्रुप में भेजे थे कि आ जाइए आप लोग। हाँ, तो क्या कह रहे थे, नोटिफिकेशन भी जाता है आपका क्लास लगते ही। आप यदि एप्लीकेशन डाउनलोड किए ना, यदि आप कोर्स परचेज किए हैं तो क्लास लगते ही वो आ जाएगा आपका नोटिफिकेशन, क्लास लग गया, ठीक है। तो ऐसा है, ऐसा नहीं क्लास लग गया आपको पता नहीं चलेगा, फिर लाइव होंगे तभी आपको नोटिफिकेशन जाएगा। हाँ सर लाइव हो गए, जुड़ जाइए। तो कई बार नोटिफिकेशन जाता है। वैसे 9 बजे डेली क्लास है, कभी कभी 2-4 मिनट लेट भी हो जाता है। यदि लाइव आपको दिख रहा है तो चलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो क्या है सर, स्पेशल है, स्पेशल शेप है, क्यूबिकल शेप। सर नेचर में कम पाया जाता है, बहुत महंगा है। जब कम पाया जाएगा तो महंगा हो जाएगा, महंगा होने के कारण ये पॉपुलर नहीं है, क्योंकि एग्रीगेट का हम यूज ही कर रहे थे कॉस्ट को कम करने के लिए, तो हम पैसा ज्यादा क्यों लगाएंगे। स्पेशल शेप कहते हैं, भले ज्यादा वर्केबिलिटी, ज्यादा स्ट्रेंथ दे रहा है, इससे थोड़ा सा कम स्ट्रेंथ कुछ और देगा, जैसे एंगुलर इससे कम स्ट्रेंथ देगा, थोड़े से कम देगा, लेकिन सस्ता पड़ेगा तो हम वही यूज करेंगे, क्योंकि इंजीनियर कोई भी काम महंगा नहीं करना चाहता। इसका यूज कहां करते हैं, जब कंक्रीट को लेस वाटर सीमेंट रेशियो का यूज करना होगा, यानी वैसे जगह जहां लेस वाटर सीमेंट की जरूरत पड़ेगा, वाटर सीमेंट रेशियो है ना, जहां वाटर सीमेंट रेशियो की कम जरूरत पड़ेगा वहां हम यूज करते हैं किसका, क्यूबिकल शेप का। हाँ, यदि आप नया बैच लिए तो मेरे नंबर पे एसएमएस कर लीजिए, फोन कर लीजिएगा, है ना। आज नहीं करिएगा, मतलब रात में, दिन को नहीं कहता है। 8756394248 एसएमएस तो कभी भी कर सकते हैं, कॉल मत करिएगा, ठीक है। रात में फोन करिएगा। जो भी बच्चा नया बैच ले तो इस पर फोन करके पूछ ले, बहुत सारी चीजें नहीं पता रहता, कहाँ क्या क्या कैसे मिलेगा, क्योंकि 1-2 लेक्चर रिकॉर्डेड भी है तो उसको भी आपको देखना है ना। तब इस पर एसएमएस करके कोई भी चीजें हमसे पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे सर। अगला जो मेरा है, अगला है फ्लैकी एग्रीगेट, अगला है चपटा। क्या है सर, चपटा है। चपटा कैसे पता करेंगे, देखिए ए हो जाएगा आपका एग्रीगेट, ए क्या हो जाएगा आपका एग्रीगेट, देखिए ए क्या हो जाएगा आपका एग्रीगेट हो जाएगा। मान लेते हैं क्या चीज है वो, एग्रीगेट है। अब इसका देखिए, इसका हम साइज देखें तो इसका कहीं साइज मैक्सिमम होगा तो इसे कहेंगे हम डी मैक्सिमम, इसे क्या कहेंगे, डी मैक्सिमम। इसका कहीं साइज मिनिमम होगा तो इसे कह देंगे हम डी मिनिमम। समझ रहे हैं ना, मिनिमम डायमेंशन, डी मतलब डायमेंशन, डाया मत सोचिएगा, डी मतलब क्या हो जाएगा, डायमेंशन। सर डी एवरेज क्या होता है, बहुत जगह का साइज लीजिए, यहाँ का साइज, 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 यहाँ सबको साइज को लिखिए और जितने नंबर है उससे भाग दे दीजिए तो जो निकलेगा एवरेज डायमेंशन निकलेगा। यदि मिनिमम डायमेंशन, ध्यान रखिएगा ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, हाँ, और जो हम कहते हैं बहुत ज्यादा पूछा जाता है मतलब उसको पढ़ना अच्छे से, एक कई बार पूछा जाता है, समझ रहे हैं। यदि मिनिमम डायमेंशन एवरेज डायमेंशन के 3/5 के बराबर या कम है तो उसे कहेंगे सर हम क्या, फ्लैकी एग्रीगेट। इसको दशमलव देखेंगे तो यदि डी मिनिमम 0.6 यानी एवरेज का, एवरेज डायमेंशन के 0.6 से कम या फिर बराबर है तो कहेंगे उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम फ्लैकी एग्रीगेट, या कहेंगे 60% होगा तो क्या कहेंगे, फ्लैकी एग्रीगेट होगा। कंफर्म है यहाँ से। इसी का एक भाई मिलता जुलता है सर, एलोंगेटेड एग्रीगेट। यहाँ लिखा है डी मिनिमम यानी मिनिमम डायमेंशन, एवरेज डायमेंशन और डी मैक्सिमम यानी मैक्सिमम डायमेंशन। एज पर आईएस कोड एक्सेप्टेबल लिमिट कितना है, 15%। जब आप कंक्रीट बनाएंगे तो यदि आप फ्लैकी एग्रीगेट यूज कर रहे हैं तो कितना यूज करेंगे, 15% से अधिक नहीं यूज करेंगे। एक्सेप्ट कितना है, 15%। लेकिन आपको मजबूरी है, आपको बहुत मजबूरी है तो किसी भी कंडीशन में 30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। भाई 15% आपको यूज करना है लेकिन मजबूरी है,
तो अब कभी भी फ्लैकी एग्रीगेट 30% से अधिक यूज नहीं करेंगे, मजबूरी में किसी भी कंडीशन में। लेकिन एक्सेप्टेबल कितना है आपका 15%। अगला है इलोंगेटेड एग्रीगेट। अगला क्या मिलेगा, इलोंगेटेड एग्रीगेट। इसमें अभी फ्लैंकी में मिनिमम की बात हो रहा था, मिनिमम डायमेंशन, लेकिन इसमें किसकी बात होगी, मैक्सिमम डायमेंशन का। जब लेंथ बाकी डायमेंशन से काफी ज्यादा हो। कौन डायमेंशन, जो मैक्सिमम डायमेंशन है वो एवरेज डायमेंशन के 1.8 गुने से भी अधिक जा रहा है। भाई एवरेज डायमेंशन के 1.8 गुने से अधिक जाएगा मैक्सिमम डायमेंशन, तो उसे कहेंगे इलोंगेटेड है। उसे क्या कहेंगे, इलोंगेटेड एग्रीगेट। या 180% से अधिक हो जाए एवरेज के, या एवरेज डायमेंशन के 9/5 गुने से भी अधिक हो जाए तो क्या कहेंगे, इलोंगेटेड कहेंगे। एक्सेप्टेबल लिमिट इसका भी कितना है, 15%। हाँ, इसका भी एक्सेप्टेबल लिमिट कितना मिल जाएगा आपका, 15%। इसका भी एक्सेप्टेबल लिमिट 15। अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं, कह रहा है इफ एनी एग्रीगेट मैक्सिमम साइज इट 81 mm एंड अदर साइज 40 एंड 80 देन चेक इट इज इलोंगेटेड और नॉट। मतलब कह रहा है कि एक एग्रीगेट है, इसका 3 साइज दे रहा है, 81 दे रहा है, 40 दे रहा है और 80 दे रहा है। तो बताइए डी मैक्सिमम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे मैक्सिमम 81 है। डी मिनिमम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे मिनिमम 40 है। सर डी एवरेज कितना हो जाएगा, तो एवरेज सर 80 प्लस 40 प्लस 81 भाग दे दिए 3 से। देंगे क्या, हम नहीं देंगे, हम पैसा देकर कोर्स खरीदे हैं, आप खुद दीजिए, देना ही पड़ेगा मेरे लाल, क्या करें। चल देखो इधर क्या जाएगा आपका 80 प्लस, अब प्लस कहाँ है, प्लस 80 प्लस 81 प्लस 40 है ना, भाग दे देंगे किससे, 3 से, तो कितना आ जाएगा 67 mm आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका 67। हमको चेक करना है कि इलोंगेटेड है कि नहीं, हमको चेक करना है इलोंगेटेड है कि नहीं, तो डी मैक्सिमम चेक करते हैं। तो डी मैक्सिमम कितना है 81, यही तो है सर। डी मैक्सिमम जो है वो अधिक होना चाहिए 1.8 डी एवरेज से, यही तो होता है, बिल्कुल सर यही होता है बिल्कुल। तो 81 क्या है, अधिक है 1.8 गुणे 67 से, देख लेते हैं। तो 67 आ जाओ भैया, कैलकुलेटर मारा है फिर से, तो 1.8 गुणे 67 कितना आ जाएगा 120। तो क्या 81 इससे अधिक है, नहीं अधिक है, 120 आ रहा है, यानी ये इलोंगेटेड नहीं है, इलोंगेटेड नहीं है, समझ गए ना, इलोंगेटेड नहीं है, लिखा है नॉट इलोंगेटेड। लेकिन एक्स्ट्रा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, चेक कर लेते हैं क्या है फ्लैकी एग्रीगेट है कि नहीं है। तो फ्लैकी एग्रीगेट डी मिनिमम, डी मिनिमम कहाँ है मेरे लाल, डी मिनिमम मतलब 40। जो डी मिनिमम होना चाहिए वो कम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए कितना 0.6 डी एवरेज से, यही तो है बिल्कुल। डी मिनिमम 40, कम होना चाहिए बराबर होना चाहिए 0.6 गुणे डी एवरेज कितना है, अरे एवरेज आओ 67, तो 67 गुणे डी एवरेज आओ भाई 67 हो जाएगा, और गुणे क्या आ जाएगा 67 गुणे 0.6 40 आ रहा है। तो 40.2 से थोड़ा कम ही तो है, यहाँ कितना आ रहा है सर, ये 40 आ रहा है, एक कम है 40.2 से, यानी क्या है फ्लैकी, छोटू थोड़ा सा फ्लैकी एग्रीगेट है ना, ये क्या है फ्लैकी एग्रीगेट है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, अरे लिखा तो है, क्या हो जाएगा आपका फ्लैकी हो जाएगा। चीजें क्लियर है, क्लियर है ना, आगे बढ़े तो यहाँ चेक कर पाएंगे। और एग्जाम में आता है, न्यूमेरिकल हम थोड़ी लेके आते हैं, बहुत ज्यादा नहीं लेके आते हैं ना, ज्यादा ये आता है इसलिए लेके आए हैं। चलिए आगे देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मॉइस्चर, उसमें मॉइस्चर है कि नहीं, और जो एग्रीगेट है उसमें नमी है कि नहीं है। तो वेरी ड्राई, जिसका नाम ही है वेरी ड्राई एग्रीगेट। हाँ फिर एक बात बता दें, ऑन भाई साइज के अलावा ना, देखिए ऑन द बेसिस ऑफ साइज, देखिए ये जो साइज है, इस साइज के अलावा कोई भी एग्रीगेट कोर्स फाइन कुछ भी हो सकता है ना, ऐसा मत सोचिएगा कोर्स होगा, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर कोर्स भी हो सकता है, फाइन भी हो सकता है, तो एक दूसरे में भी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन जो है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हम कहेंगे क्या, स्टोन एग्रीगेट। अब स्टोन जो है वो कोर्स भी हो सकता है कि नहीं, ये नेचुरल भी है, ये नेचुरल भी है, कोर्स भी है, एक डेंसिटी में भी इसकी कोई डेंसिटी होगी, तीनों हो जाएगा। ऐसा नहीं कि एक एग्रीगेट एक ही में फिट होगा दूसरे में नहीं, ऐसा नहीं है सर। स्ट्रक्चर स्मूथ होगा या रफ होगा, वो भी होगा।
सर इसका शेप भी कुछ होगा, समझ रहे हैं ना, ये सारा होगा, कुछ ना कुछ होगा। सर इसमें कुछ मॉइस्चर के आधार पे भी होगा, ग्रेडिंग के भी आधार पे होगा, ऐसा नहीं कि एक एक ही में घुसेगा, ठीक है ना, वो सब में जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। सर वेरी ड्राई, बहुत ही सूखा है, तो मॉइस्चर इन वॉइड, अरे एक मिलेगा एग्रीगेट, एग्रीगेट में कुछ रंध्र मिलेंगे, एग्रीगेट में क्या मिलेंगे, कुछ रंध्र मिलेंगे, बिल्कुल एग्रीगेट में क्या मिल गया, रंध्र मिल गए। तो रंध्र में क्या मॉइस्चर है, नहीं है। मॉइस्चर इन वॉइड, नहीं, कोई भी रंध्र में नमी नहीं है। मॉइस्चर ऑन सरफेस, क्या सरफेस पे कोई मॉइस्चर है, नहीं, सरफेस पे भी नहीं है, इसलिए इसका नाम है वेरी ड्राई, आता है, इसका नाम है क्या, वेरी ड्राई। अगला है ड्राई, अगला क्या मिलेगा आपको, ड्राई। अब ड्राई में पार्शियली, सर इसके जो रंध्र है ना, रंध्र में हल्का हल्का पानी है, हल्का हल्का मॉइस्चर है, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे पार्शियली, पार्शियली है, ठीक है। यदि उसे कहेंगे ड्राई एग्रीगेट, यदि उसके रंध्र में पार्शियली पानी है और सरफेस पर पानी नहीं है। एक होता है सेचुरेटेड, पानी पानी हो गया, मतलब सर फुल पानी है, किसमें, वाइड में, वाइड में पानी दिख रहा है आपको अभी भी, लेकिन सरफेस पे पानी नहीं है, सरफेस पे उसके पानी नहीं है एग्रीगेट के। अगला होता है मॉइस्ट, ये पानी पानी हो गया, सर उसे पूरा अंदर पानी है, वाइड में पानी भरा हुआ है और सरफेस पर भी पानी है, तो उसे कहेंगे सर मॉइस्ट। याद कर पाएंगे, कैसे याद करना है, वेरी ड्राई, ड्राई, सेचुरेटेड और मॉइस्ट, क्या याद रखेंगे, वेरी ड्राई, ड्राई, सेचुरेटेड और मॉइस्ट, वेरी ड्राई, ड्राई, सेचुरेटेड और मॉइस्ट। तो वेरी ड्राई में पानी कहीं नहीं पानी है। सर वेरी ड्राई के बाद ड्राई, ड्राई में बस एक जगह पानी, रंध्र में, वो भी पार्शियली है। सर वेरी ड्राई, ड्राई, सेचुरेटेड, सर पानी अच्छे से हो गया रंध्र में, इधर तो अभी नहीं हो रहा है पानी, लेकिन मॉइस्ट में फुल पानी है, यहाँ भी अवेलेबल हो जाएगा, याद हो जाएगा, वेरी ड्राई, ड्राई, सेचुरेटेड एंड मॉइस्ट। अगला आता है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेडिंग, ग्रेडिंग के आधार पर। सर ग्रेडिंग मतलब होता है प्रोपोर्शनिंग, प्रोपोर्शनिंग मतलब सर कितना साइज के कौन कौन से कण होते हैं, ग्रेडिंग मतलब प्रोपोर्शनिंग, यानी कितने साइज के कितने क्या होते हैं आपके कण होते हैं, ठीक है। कुछ चीजें होती है कि हिंदी ना मुश्किल हो जाता है, इसका हिंदी मुश्किल इसीलिए नहीं हिंदी लाए, ऐसा नहीं हमको याद नहीं था कि इंग्लिश में लेके जा रहे हैं। कुछ चीजें होती हैं जिसका इंग्लिश में ही पढ़ना है, कुछ चीजें होती हैं, ठीक है, हिंदी थोड़ा थोड़ा मुश्किल होता है। अभी भी आगे जैसे आएगा आपका आरसीसी, आरसीसी में भी थोड़ा सा यूज करेंगे हम आरसीसी, क्योंकि उसमें बोल ही नहीं पाएंगे। प्रोपोर्शनिंग मतलब अनुपातन होता है, प्रोपोर्शनिंग मतलब अनुपातन, एग्जाम में नहीं आएगा और प्रोपोर्शनिंग ही लिखेगा। आरसीसी हो गया, आरसीसी में कैरेक्टरिस्टिक लिख देता है अभिलाषित सामर्थ्य, वो बहुत टेढ़ा टेढ़ा हिंदी है ना, तो सिटी में भी थोड़ा ऐसा है कि सिटी आरसीसी मिलता जुलता है। जब वो कंटेंट बना रहे थे तो हमको पता था इसका इंग्लिश नहीं, लेकिन स्टेटमेंट में देखिए इंग्लिश हिंदी है ना, स्टेटमेंट में हिंदी मिलेगा आपको। ये देखिए एक्सेप्टेबल लिमिट में हिंदी नहीं है, यानी स्वीकार्य सीमा, तो उतना तो आप समझ पाएंगे, ठीक है। हाँ, हम क्या कह रहे थे, सर प्रोपोर्शनिंग मतलब अनुपातन होता है कि एग्रीगेट में कितने साइज के कितने कण होते हैं। इसको दो आधार पर क्लासिफिकेशन करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेडिंग को दो आधार पर देखते हैं, बेस्ड अपॉन पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, यानी पार्टिकल मतलब कण आकार कर्व के आधार पर देखते हैं। अगला होता है एफएम के आधार पर, फाइनेंस मॉडुलस के आधार पर, किसके आधार पे, फाइनेंस मॉडुलस के आधार पे हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के आधार पे। अब देखिएगा यही आपका कर्व मिलेगा जिसे कहते हैं पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। क्या कहते हैं इसको इसके लिए हम माफी मांग सकते हैं, थोड़ा इसको इंग्लिश देखिएगा, ठीक है। इसमें बस आज के आधा लेक्चर में, पूरा नहीं, अभी जैसे ही खत्म होगा ना, सैंड से मेरा आने लगेगा हिंदी, सैंड से आपका हिंदी आने लगेगा, बस एग्रीगेट में सैंड से हिंदी आने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं। देखिए सैंड से हिंदी आने लगेगा, आपका वाटर हो जाएगा, ठीक है। एग्रीगेट में बस एग्रीगेट वाला पोर्शन को थोड़ा देखिएगा, ठीक है, एग्रीगेट वाला। हाँ, तो सर पहला है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के आधार पे, तो इसमें देखेंगे सर, है ना, दो आधार पे इसको देखेंगे, एक बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, अगला है एफएम के आधार यानी फाइनेंस मॉडुलस के आधार पे। क्या जाएगा, फाइनल मॉडुलस के। तो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मेथड में हम देखेंगे, देखिएगा ये हम कर्व देखेंगे तो यहाँ लिखा है पार्टिकल साइज, इधर जा रहा था आपका पार्टिकल साइज, इधर जा रहा है आपका कॉम्युलेटिव परसेंटेज फाइनल। अब थोड़ा कॉम्युलेटिव परसेंटेज फाइनल तो दिक्कत होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम समझाने की कोशिश करेंगे। ये अच्छे से जो पढ़ा जाता है ना, वो पढ़ा जाता है कि कहाँ पढ़ा जाता है, हम लोग इसको सॉइल में पढ़ते हैं, एफएम सॉइल मैकेनिक्स में। आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है, घबराइए मत, आपके सिलेबस में नहीं है।
तो सर एक होता है वेल ग्रेडेड सैंपल। क्या होता है आपका? वेल ग्रेडेड सैंपल। सर वेल ग्रेडेड मतलब आपको नहीं लग रहा है अच्छा है? वेल ग्रेडेड मतलब अच्छा से ग्रेडिंग किया हुआ है, बहुत। वेल ग्रेडेड मतलब सुकारता, कुकारता, ऐसा कुछ आता है सुधा, ठीक है। इसका आएगा सुकारता, कुकारता, समकार, अरे नहीं सुकारता नहीं, हाँ सुवर्गीय। वेल ग्रेडेड मतलब होता है सुवर्गीय, पुअरली ग्रेडेड मतलब होता है कुवर्गीय, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड मतलब होता है समवर्गीय। तो खतरनाक है ना, ऐसा खतरनाक लगता है, थोड़ा हिंदी कंफ्यूजन हो जाता है इसका, ठीक है ना। 3 वर्ड मिलता है आपका वेल ग्रेडेड। वेल ग्रेडेड मतलब सुवर्गीय, सुवर्गीय। अगला होता है वेल ग्रेडेड सुवर्गीय। पुअरली ग्रेडेड, पुअरली ग्रेडेड मतलब क्या होगा? कुवर्गीय, कुवर्गीय। अगला आता है यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड समवर्गीय, समवर्गीय। फिर एक आता है गैप ग्रेडेड, गैप ग्रेडेड। अब गैप ग्रेडेड मतलब का हिंदी पता नहीं, ठीक है, हाँ सिटी का फर्स्ट क्लास है। सर वेल ग्रेडेड है ना, वेल ग्रेडेड नाम नहीं लगा, स्वर्गीय, वेल में अच्छा है, मतलब वैसे पार्टिकल, वैसे एग्रीगेट जिसमें सभी साइज के कण अवेलेबल हैं, उसे कहते हैं सुवर्गीय, वेल ग्रेडेड। मतलब क्या हुआ? सभी साइज के कण रहेंगे तभी उस अच्छे से वो स्ट्रेंथ ले पाएगा, अच्छे से इंटरलॉकिंग कर पाएगा। कहेंगे ये कैसे, समझाइए। जैसे एक फुटबॉल ले लीजिए, अब सारे फुटबॉल का साइज एक ही है। आप एक फुटबॉल ले लीजिए, सारे फुटबॉल का साइज एक ही है ना, बिल्कुल। हम कहेंगे आप बहुत सारा फुटबॉल लीजिए और रूम में ऐसे रखिए कि थोड़ा भी स्पेस ना बचे, तो क्या आप रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे, क्योंकि फुटबॉल लेंगे तो 2 के बीच में गैप रहेगा ही रहेगा, 2 के बीच में आपको गैप मिलेगा ही मिलेगा, है कि नहीं? समझ पा रहे हैं कि नहीं? 2 के बीच में आपको गैप मिलेगा। जैसे एक सर्कल लीजिए, जैसे कि हम यहाँ सर्कल ले लेंगे अच्छा सा, देखिए सर्कल, ठीक है, एक कोई सर्कल देखिए, ए हो गया। देखिए अब कैसा भी रख ले, यही तो है साइज। देखिए एक ही साइज का लेना है, एक ही साइज का, सॉरी एक साइज नहीं है ना। देखिए आपको मिलेंगे नहीं मिलेंगे, वेल ग्रेड। अब इससे क्या आप अच्छे से भर पाएंगे पूरे स्पेस को? क्या पूरे स्पेस को भर पाएंगे क्या अच्छे से? नहीं भर पाएंगे, है ना, नहीं भर पाएंगे, पूरे स्पेस को अच्छे से नहीं भर पाएंगे। देखिए तो क्या कहना चाहते हैं हम, क्या कहना चाहते हैं? वेल ग्रेडेड मतलब उसमें बहुत सारे कण है, एक छोटू भी है, एक बड़ा भी है, एक ऐसा भी है, एक ऐसा भी है, एक ऐसा। तो बड़े के बीच में छोटे घुस जाएगा सर, बड़े के बीच में छोटा घुसेगा, बड़े के बीच में छोटा, बड़े के बीच में छोटा, बड़े के बीच में छोटा। अब उसके भी बीच में सर, उसके भी बीच में छोटा, उसके भी बीच में छोटा, उसके भी बीच में छोटा। ऐसे क्या होता है? एकदम कॉम्पैक्टेड कंक्रीट मिलेगा आपको। तो इसे कहते हैं वेल ग्रेडेड, यानी वैसा एग्रीगेट जिसमें सभी साइज के कण अवेलेबल है। जैसे कि कहा जाता है ना, जैसे कि वो बन रहा था क्या, जैसे बन रहा था भगवान राम जब समुद्र पर जब पुल बांध रहे थे, तब जो बंदर थे लेके जाते थे बड़े बड़े पत्थर, और गिलहरी तो बड़ा लेके जा नहीं पाएगी, गिलहरी छोटे छोटे पत्थर लेके जाती थी। तो बंदर क्या किया, गिलहरी का मजाक उड़ाया था ना, शायद फेंक दिया था, कुछ किया था, कहा था कि तुम छोटू छोटू से पत्थर ला रही हो, क्या होगा? तो राम वहां कहे थे, भगवान क्या कहे थे कि तुम लोग बड़े बड़े पत्थर ला रहे हो तो उसके बीच में गैप हो रहा है, तो उस गैप को कौन भरेगा? तो गैप को वो छोटे छोटे पत्थर भरेंगे। तो वही है, हमको ऐसा एग्रीगेट चाहिए जिसमें सभी साइज के कण हो, सभी साइज के जब कण रहेंगे तो डेंसिटी क्या होगा? मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि गैप बचेगा नहीं, वाइड बचेगा ही नहीं। वाइड नहीं बचा तो बाय डिफॉल्ट हो अच्छा डेंसिटी देगा, अच्छा डेंसिटी मतलब स्ट्रेंथ अच्छा देगा। जिसे कहते हैं वेल ग्रेडेड, यानी जिसमें सभी साइज के कण अवेलेबल हो, वेल ग्रेडेड सैंपल, यानी आर साइज आर अवेलेबल, सभी साइज के कण होंगे। तो देखिए यही तो साइज है, पार्टिकल साइज, यही तो साइज था आपका पार्टिकल साइज, बिल्कुल साइज था। देखिए यही आपका वेल ग्रेडेड, देखिए सभी यही, देखिए पूरे साइज मिल रहा है कि नहीं? देखिए सभी साइज मिल रहा है, सब सारे सारे साइज जा रहा है, सभी साइज मिल रहा है, सभी साइज। देखिए यहाँ से लेके यहाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का साइज मिला आपका, और एक लगभग में एस की तरह दिख रहा है कि नहीं? कहेंगे बिल्कुल दिख रहा है, लगभग में एस की तरह दिख रहा है। यानी एक इसका जब पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व खींचते हैं तो एस आकार का मिलता है। किस आकार का मिलता है? एस आकार का। तो इससे क्वेश्चन क्या बनेगा
कि वेल ग्रेडेड एग्रीगेट का क्या शेप होता है कर्व में, कहेंगे एस शेप होता है। क्या होगा आपका? एस शेप। अगला होता है यूनिफॉर्मली ग्रेडेड यूजी सैंपल। अगला क्या होता है आपका? यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। तो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड मतलब क्या हुआ सर? एक ही जैसा, यूनिफॉर्म है समवर्गीय, लिखे थे ना, यूनिफॉर्मली मतलब समवर्गीय, यानी एक ही जैसा कण मिलेगा। इसे सेम साइज पार्टिकल यदि है, यदि एग्रीगेट में सेम साइज पार्टिकल है तो उसे कहते हैं यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सैंपल। जैसे देखिए यही तो साइज है, ध्यान दीजिएगा, साइज यही है ना, तो देखिए ये सेम साइज के कण है, देखिए सेम साइज के कण है। ये क्या पूरे साइज को कवर किया? नहीं, ये सेम साइज है, सीधे सीधे खींच दीजिए, एक ही साइज का है, समझ गए? तो क्या ऐसा सेम साइज के मिलेगा, जैसे क्या कहेंगे? यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सैंपल। यदि एग्रीगेट सेम साइज का है, और ये अच्छी बात नहीं है, सेम साइज होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम डेंसिटी नहीं मिलेगा। अगला होता है आपका गैप ग्रेडेड। अगला क्या होता है आपका? गैप ग्रेडेड, जिसे फ्लैट ग्रेडेड भी कहते हैं। गैप नाम से नहीं लग रहा है, गैप मिलेगा। गैप कैसे मिलेगा? देखिएगा, यहां से यहां साइज देखिए, इस साइज को देखिए प्यार से सर, देखिए साइज बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा, लेकिन इतना साइज खत्म, इतना साइज है ही नहीं, इतना साइज है ही नहीं, इतने साइज को है ही नहीं, गैप मिल गया। फिर देखिए, फिर यूनिफॉर्म मिल रहा है, फिर यहां से गैप हो गया, ये फ्लैट जाएगा। जब फ्लैट जाएगा यानी यहां से लेके यहां तक का साइज है ही नहीं, यहां से लेके यहां तक का साइज, इतना दूर का साइज, क्योंकि साइज यही दिखा रहा है, इतना दूर का साइज है ही नहीं, जिसे कहते हैं गैप ग्रेडिंग या फ्लैट ग्रेडिंग। बताइए क्या अच्छी चीज है? नहीं, हमको सारे साइज चाहिए, ये भी अच्छा नहीं है। तो क्या होता है? When some size are missing, कुछ साइज मिस है, जिसे कहते हैं गैप ग्रेडिंग। तो गैप ग्रेडिंग, जी मतलब गौतम गंभीर नहीं, गैप ग्रेडिंग। गैप ग्रेडिंग और यूनिफॉर्मली ग्रेडिंग, इसे कहते हैं पुअरली ग्रेडिंग, क्योंकि ये अच्छा डेंसिटी नहीं दे पाएगा, पुअरली ग्रेडिंग है। गैप ग्रेडिंग भी क्योंकि गैप है, कुछ कण मिसिंग है। सर यूनिफॉर्मली ग्रेडिंग में भी मिसिंग है, तो क्या हो जाएगा? पुअरली ग्रेडिंग। ये क्या हो गया? पुअरली, दोनों पुअरली ग्रेडिंग हो जाएंगे। कोर्स एग्रीगेट यूज, भाई कोर्स एग्रीगेट को हमको क्लासिफिकेशन करना है, कोर्स एग्रीगेट का देखना है पुअरली ग्रेडिंग है कि गैप ग्रेडिंग है कि यूनिफॉर्मली ग्रेडिंग है कि वेल ग्रेडिंग है। यदि करना है तो या तो हम कर्व का यूज करना है, अभी देखिए कर्व का यूज कर रहे थे, अब चालनी लेकर खूब चालिए वाली है ना, इस तरह का कर्व बनाइए, या फिर टेबल का यूज कर सकते हैं, या फिर टेबल का यूज कर दीजिए। कौन टेबल? या आपके सामने टेबल, याद नहीं करना, याद मत करने लगिएगा, टेबल को पहले से टेबल है, टेबल का यूज कर लीजिए। लेकिन फाइन एग्रीगेट में देखेंगे, फाइन एग्रीगेट में देखेंगे कि कौन है, गैप ग्रेडिंग है, पुअरली ग्रेडिंग है। यदि फाइन एग्रीगेट में फिर हम सिर्फ और सिर्फ टेबल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? टेबल का, जो टेबल IS 383 में दिया, यही टेबल है, यही टेबल आपको मिलेगा। तो टेबल पहले से बना हुआ है, ठीक है, टेबल पहले से बना, यहाँ से यूज कर लीजिए, या फिर आप कर्व बनाइए। तो मेरा आसान क्या है? टेबल यूज करना, ठीक है। एक देखिएगा, एक चीज यहाँ देखिएगा सर, IS CU डिजिग्नेशन, CU कितने mm का है? 10 mm का, 4.75 का, 2.36, एक कम होता जाता है, ठीक है। यहाँ देखिएगा जोन 1 ग्रेडिंग, जोन 1 100, जोन 2 100, जोन 3 100, जोन 4 आपका 100। मतलब क्या हो गया? 100 मतलब समझ रहे हैं, एक चालनी है, एक चालनी है जिसका साइज 10 mm है, उसमें से सारे कण पास हो जा रहे हैं, उसमें से सारे कण पास हो जा रहे हैं। बताइए, बालू पढ़े थे ना एक बार, बहुत पहले सैंड के बारे में थोड़ा सा ग्रेडिंग देखे थे, याद है? ये बालू वाला है एक, क्योंकि यूज टेबल हम फाइन एग्रीगेट के लिए लेकर आए हैं, ठीक है। इसके लिए अलग टेबल मिलेगा, कौन सा टेबल मिलेगा, ठीक है, देख लेंगे हम, क्योंकि इसका कर्व तो देख चुके, टेबल ऐसा है, फाइन वाला टेबल है, क्योंकि बालू 4 ग्रेड में होता है, आप जानते हैं, पीछे बताए थे। तो 100% कण निकल जा रहा है। अरे 4.75 से पूरा तो निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि 4.75 से कम तो फाइन एग्रीगेट होता ही होता है। अब 4.75 का कण लेके आए तो जोन 1 में 90 से 100% निकल जाएगा, जोन 2 में 90 से 100 निकल जाएगा, जोन 3 में 90 से 100 निकल जाएगा, जोन 5 में 95 से 100 निकलेगा। कम से कम 90% निकलना चाहिए, और देखिए सब में 90% से अधिक ही पास हो रहा है। यही तो बताए थे, 4.75 अंक के चालनी लाएंगे तो कम से कम 90% पास होना चाहिए, कम से कम 90%। पूरा पास हो तो अच्छी बात है। अब फिर घटाए 2.36 अंक का चालनी लेके आए, तो सर इसमें देखिए अब 90% से कम पास हो रहा है। लेकिन देखेंगे
इधर इधर 60 से 95 पास हुआ है, इधर 75 से 100 पास हो गया है, इधर 85 से 100 हो रहा है, इधर 95 100 हो रहा है। यानी सर जोन बढ़ने से ना, यही चीज हम पीछे बताए थे, यहाँ प्रूफ हो रहा है सर, जोन बढ़ने से परसेंटेज फाइनल घटता है। अरे ज्यादा पास चालीस से कैसे हो रहा है, ज्यादा पास कैसे हो रहा है, महीन है तभी तो इससे ज्यादा पास हो रहा है। यानी जोन बढ़ने से परसेंटेज फाइनल बढ़ता है, किसका, सैंड का। याद कर पाएंगे सर, जोन 1 से ज्यादा फाइन महीन जोन 2 है, इससे भी ज्यादा महीन जोन 3 है, इससे भी ज्यादा महीन जोन 4 है। तो सर जोन, सैंड के जोन बढ़ने से परसेंटेज फाइनल क्या होता है आपका, बढ़ता है। कंफर्म करिएगा, चीजें क्लियर है तो कंफर्म करिए। तो ये पहला था आपका ऑन द बेसिस ऑफ पार्टीशन साइड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अगला देखेंगे बेसिस ऑफ फाइनेंस मॉडुलस। अब फाइनेंस मॉडुलस बहुत बड़ा चार्ट होता है, फाइनेंस मॉडुलस निकालने में कम से कम 1 घंटा लगता है, कम से कम 1 घंटा लगता है, लेकिन उतना हम लगाएंगे नहीं, टाइम नहीं है, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है, जो फाइनेंस मॉडुलस होता है ना, वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। क्या होता है आपका, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। इतना याद रखना है कि एफएम बढ़ने से साइज ऑफ पार्टिकल क्या होता है, बढ़ता है। बस इतना याद रखिएगा, इससे एक क्वेश्चन आएगा। और न्यूमेरिकल थोड़ी आएगा, जैसे ऐसा ऐसा निकाला जाता है, जो नहीं आता है, ठीक है, कहीं नहीं आता, बस यही आता है कि फाइनेंस मॉडुलस बढ़ेगा तो पार्टिकल साइज क्या होगा आपका, बढ़ता जाएगा। एफएम बढ़ने से पार्टिकल साइज बढ़ता जाएगा, एफएम बढ़ने से पार्टिकल साइज आपका बढ़ता जाएगा, हो जाएगा बिल्कुल। अगला देखा परसेंटेज कोमुलेटिव रिटेन ऑन, ए फार्मूला है एफएम निकालने का, परसेंटेज कोमुलेटिव रिटेन ऑन ऑल साइज, 80 mm से 10 mm माइक्रोन का चाहिए, 80 से 150 यही वाला है, ठीक है। और अपन में बात देंगे फार्मूला जरूरी नहीं है, ए जरूरी है। एफएम बढ़ने से साइज ऑफ पार्टिकल बढ़ता है, और उससे भी ज्यादा जरूरी ये है एफएम याद रखना। तो सर फाइन एग्रीगेट का फाइनेंस मॉडुलस कितना होता है, 2 से 3.5 फाइन एग्रीगेट का। और कोर्स एग्रीगेट का, सर कोर्स एग्रीगेट का 6 से लेकर 8.5 याद रखिएगा। फाइन एग्रीगेट के दो थोड़ा बहुत वेरी भी इधर उधर करता है, 2 से कहीं कहीं 3 दे देगा, लेकिन थोड़ा बहुत वेरी करेगा, लेकिन वो ऑप्शन देख करके आपको लग जाएगा। सर फाइन एग्रीगेट का 2 से 3.5, कोर्स एग्रीगेट का 6 से 8.5। बताइए बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ गया। तो सर एफएम बढ़ने से पार्टिकल साइज बढ़ जाता है, एफएम बढ़ने से पार्टिकल साइज क्या होता है आपका, बढ़ जाता है, ठीक है। देखिए एफएम बढ़ा ना तो फाइन से कोर्स हो गया, यदि मिक्स है, फाइन भी है कोर्स भी है, तब क्या होगा, 3.5 से लेकर के 6.5, कितना हो जाएगा आपका, 3.5 से लेकर के 6.5 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट और मिक्स एग्रीगेट। लेकिन सैंड देखें, फाइन के अंदर सैंड आता है। यदि हम सैंड को देखें, क्योंकि फाइन एग्रीगेट कई तरह का होता है, सैंड को देखें तो फाइन सैंड 2.2 से 2.6, मीडियम सैंड 2.6 से 2.9, और कोर्स सैंड 2.9 से 3.2। सर इसको भले भूल जाइए आप, इसको आप नहीं भूल सकते। एफएम किसका, एफएम कितना है याद कर पाएंगे, आसान है। फाइन एग्रीगेट का 2 से 3.5, फाइन सैंड 2.2 से 2.6, 2.6 से 2.9, 2.9 से 3.2, कोर्स का 6 से 8.5, आल का हो जाएगा 3.5 से लेकर के 6.5 तक हो जाएगा, याद कर लेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सैंड के बारे में, हिंदी आपका खत्म, इंग्लिश वाला टेंशन खत्म, अभी मिलेगा लेकिन हिंदी आएगा। सर सैंड एग्रीगेट है तो ये भी तो इनर्ट मटेरियल ही है, ये भी क्या हो जाएगा आपका, इनर्ट मटेरियल हो जाएगा, लेकिन ये फाइन एग्रीगेट में आता है। और इसका मेन कंपोनेंट जो होता है वो सिलिका होता है, वो तो हम स्टोन में देख ही चुके हैं। सैंड का मेन कंपोनेंट क्या होता है आपका, सिलिका होता है। अब टाइप आप यदि सैंड देखेंगे तो कितने तरह का होता है, सबसे पहले देखेंगे पिट सैंड, यानी गड्ढा में से निकला हुआ। तो क्या अच्छा होगा, क्या नहीं अच्छा होगा, गड्ढा में से निकाल दिए। अब कहेंगे हम खोदेंगे तो नहीं मिलेगा, अरे जहां बालू है उस वहां गड्ढा खोद के निकालना है, ठीक है, हम लोगों में नहीं मिलेगा, नदी के किनारे खोद के निकालना है। तो सरफेस के गहराई से 1 से 2 मीटर गड्ढा खोद के हम बालू निकाल लेते हैं। तो सरफेस के गहराई से क्या होता है आपका, प्राप्त होता है। शेप क्या रहेगा आपका, एंगुलर, इसका शेप। पिट सैंड का शेप क्या मिलेगा, एंगुलर, याद करिएगा, पिट शेप का शेप, पिट सैंड का शेप एंगुलर। और कभी भी यूज करने से पहले धोएंगे, क्योंकि ऊपर ऊपर है ना, बहुत सारी इसमें अशुद्धियां होती हैं, तो यूज करने से पहले क्या करेंगे, आप धोएंगे। आप कहेंगे कहाँ यूज करेंगे, अरे कुछ लोकल चीज बनाना है, टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाना है 2, 4, 10, 1 महीना 2 महीना के लिए, तो हम यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन यूज करने से पहले क्या करेंगे, इसको हम धुल लेंगे। अगला आता है रिवर सैंड। अब रिवर सैंड से रिवर में कहां से आता है, पहाड़ों से टूटता हुआ रिवर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होकर आता है। तो शेप क्या मिलेगा इसका, राउंडेड मिलेगा।
शेप क्या मिलेगा, राउंडेड मिलेगा। कलर सर ऑर्गेनिश रेड मिलेगा, यानी थोड़ा सा लाल और नारंगी लाल, है ना, ऐसा करके मिलेगा। सोर्स सर रिवर बेड या साइड, रिवर के तली पे मिलेगा या फिर साइड में मिलेगा, क्योंकि रिवर में है तो तली में या साइड में मिलेगा, बिल्कुल। इसका अन्य नाम मूरम और रेड सैंड है, लाल बालू या मूरम, है ना। मूरम को गांव में क्या कहते हैं, मोरंग कहता है ना, क्या कहते हैं, मोरंग। तो इसका दूसरा नाम क्या है, मोरंग या लाल बालू। ड्यूरेबिलिटी क्या हाई है भाई, ज्यादा दिन तक चलता था, यही तो हम यूज करते हैं भाई, यही हम यूज करते हैं। और क्वालिटी कंस्ट्रक्शन गुड है, तो इसका इसीलिए तो कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, यही बार यूज होता है रिवर सैंड। अगला आता है सी सैंड, समुद्र वाला। यूज करेंगे क्या, अरे उसमें एल्कलीज होते हैं, लवण होते हैं, साल्ट होते हैं, तो हम यूज नहीं करते हैं। तो इसका भी शेप राउंडेड, क्यों, क्योंकि समुद्र में कौन सा बालू गया है, अरे नदियां जाकर समुद्र में गिरती है, नदियां वाला ही बालू गया है, नदी में गोल तो वहां भी गोल। कलर ग्रे या लाइट ब्राउन मिल जाएगा। सर सी के तली पे मिलेगा, सी के हमेशा तली से निकलेगा। प्रॉब्लम क्या है कि इसमें साल्ट कंटेंट होता है, इसमें क्या होता है, साल्ट कंटेंट होता है, जो कि इफ्लोरोसेंस देता है, उत्फुलन देता है। उत्फुलन मतलब सर बता चुके हैं पीछे, ईंट में सर परत जम जाता है ना, सफेद सफेद परत जम जाता है। प्लास्टर करेंगे इस एग्रीगेट से, सैंड से प्लास्टर करेंगे, कुछ भी बनाएंगे या चिनाई करेंगे, सफेद सफेद परत जम जाएगा उस पर। तो साल्ट कंटेंट होने से सफेद सफेद परत यानी एफ्लोरोसेंस हो जाता है, और व्हाइट पैचेज को एफ्लोरोसेंस कहते हैं, जिसके कारण सर क्रेक डेवलप होता है। और क्रेक डेवलप होने से स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी क्या होती है, रिड्यूस मतलब कम हो जाती है। स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सर अगला आता है क्रश सैंडस्टोन। सैंडस्टोन को कुचल दिए, क्रश तोड़ता दिए। सोर्स क्या है, सैंडस्टोन से तोड़ेंगे इसको हम। नेचर में कम अवेलेबल है, और जो चीजें कम होती है वो महंगा होती है, महंगा होने से लेस पॉपुलर हो जाएगा। एक आता है स्टैंडर्ड सैंड। अब जो स्टैंडर्ड सैंड है देखिएगा, इतना स्टैंडर्ड है ना, ये कहीं मिलता ही नहीं है। ये तमिलनाडु के एन्नोर जिले में मिलता ही, और कहीं मिलेगा इन्हें, कहाँ मिलेगा, तमिलनाडु के एन्नोर जिला में मिलता है, और कहीं मिलेगा ही नहीं। इसकी खास बात जानते हैं क्या है, इसकी खास बात है ना, इसका साइज 2 माइक्रोन से 2 mm होता है। खास बात वो नहीं है, खास बात यह है कि इसमें 90 माइक्रोन से 500 माइक्रोन 33% होता है। 500 माइक्रोन से 1 mm का पार्टिकल 33% होता है, और 1 mm से 2 mm पार्टिकल 33% होता है। ये कहीं मिलता ही नहीं है, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड सैंड, है ना। 90 माइक्रोन से 2 mm, देखिए 90 माइक्रोन से 2 mm, 90 से 500 माइक्रोन का 33%, 500 माइक्रोन से 1 mm का 33%, 1 mm से 2 mm के कण 33% मिलते हैं। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल। अगला हम देखेंगे बल्किंग ऑफ सैंड। अगला क्या देखेंगे हम, बल्किंग ऑफ सैंड। टोटल कितना पेज था, टोटल था आपका 39 पेज। कोई बात नहीं, आज नहीं हो पाएगा, हमको कहीं जाना है। ठीक है, चलिए कोई बात। कहाँ तक पढ़ दे रहे हैं, यहाँ तक पढ़ रहे हैं, कहीं जाना। आज हम मतलब सोचे थे खत्म कर देंगे, लेकिन कहीं जाना है। चलिए देखते हैं बल्किंग ऑफ सैंड क्या हो जाएगा। सर वॉल्यूम में इंक्रीमेंट मॉइस्चर कंटेंट के कारण। मॉइस्चर मतलब नमी। सर नमी के कारण उसको आयतन बढ़ेगा। मतलब एक बालू है, एक क्या है, बालू। अब बालू में जब नमी डालेंगे ना तो अपना आयतन क्या करेगा, बढ़ाएगा। क्यों बढ़ाएगा, क्योंकि बालू जो होता है, देखिए बालू ऐसा ही रहेगा, आपका बालू ऐसा ही रहेगा, बालू बिल्कुल, बालू क्या रहेगा, अब ऐसा ही रहेगा। अब इसके किनारे किनारे, सर इसके किनारे किनारे पतला लेयर, पानी डालेंगे तो पतला लेयर जाएगा ना, बालू के किनारे किनारे पतला लेयर होने से थोड़ा सा दूर दूर जाएगा, है ना। तो पानी मॉइस्चर के कंटेंट में सैंड क्या होता है, अपना आयतन को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो वॉल्यूम में इंक्रीमेंट मॉइस्चर कंटेंट के कारण होता है, तो उसे कहते हैं बल्किंग ऑफ सैंड। नमी के कारण बालू के आयतन में वृद्धि को क्या कहते हैं, बल्किंग ऑफ सैंड कहते हैं। मॉइस्चर कंटेंट के कारण सरफेस टेंशन और कैपिलरी एक्शन होता है। सरफेस टेंशन होता है और कैपिलरी एक्शन होता है, जिसके कारण ये फूलता है। सर 4 से 6% नमी रहेगा ना तो मैक्सिमम, हाँ सर मैक्सिमम बल्किंग होगा। 4 से 6% नमी डालेंगे तो बल्किंग मैक्सिमम, अधिकतम फूल गया। अब 6% से अधिक पानी डालेंगे तो फिर वो टूटेगा। क्या, तो जो सरफेस टेंशन था ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि पूरा पानी पानी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा। तो 4 से 6% में मैक्सिमम बल्किंग ऑफ सैंड होता है। 6% के बाद फिर उसके वॉल्यूम क्या होने लगता है, कम होने लगता है। तो बल्किंग इज मैक्सिमम एट
4 to 6% मॉइस्चर कंटेंट। इसके बाद बल्किंग रिड्यूस होने लगती है। जब मॉइस्चर 10 से 12% हो जाता है तो सैंड का वॉल्यूम ओरिजिनल के बराबर होता है ना। जो ओरिजिनल फॉर्म में सूखा हुआ जो वॉल्यूम था उस जितना वॉल्यूम, तो 10 से 12% पे उतना वॉल्यूम हो जाएगा। 10 से 12% मॉइस्चर डाल देंगे तो। और ये दोनों इंपॉर्टेंट है। कौन सर? 4 से 6 और 10 से 12 दोनों इंपॉर्टेंट है। 4 से 6% पे मैक्सिमम, उसके बाद घटेगा 6 के बाद, लेकिन 10 से 12% में पुराने वाले के एकदम ओरिजिनल के बराबर हो जाएगा। फाइन सैंड में बल्किंग ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि फाइन सैंड में सरफेस एरिया ज्यादा मिलेगा। फाइन सैंड में जैसे कि ये सैंड है, देखिए 1 सैंड 2 सैंड 3 सैंड। अब इसको तोड़िए, अब इसके किनारे किनारे ही तो आता है, इसके किनारे किनारे ही तो जाता है, क्या जाता है? पानी। लेकिन जब इसको तोड़कर छोटू छोटू कर देंगे, देखिए उतना ही वॉल्यूम है। मैं नहीं कर रहे हैं कि वॉल्यूम ज्यादा, नहीं, उतना ही वॉल्यूम है, उतना ही वॉल्यूम है। तोड़ दिए, अब देखिए अब ज्यादा है ना, अब किनारे किनारे ज्यादा मिल गया ना, अब ज्यादा मिल गया। देखिए तो जितना सरफेस एरिया मिलेगा उतना ही ज्यादा कैपिलरी एक्शन और सरफेस टेंशन होगा। तो फाइन सैंड में ज्यादा होता है क्या? बल्किंग। किसके रिस्पेक्ट में? कोर्स सैंड के। तो फाइन सैंड में कितना होता है? 30 से 40% होता है। मीडियम सैंड में 20 से 30% होता है। और कोरस सैंड में यानी कोर्स सैंड में 10 से 20%। देखिए जैसे सैंड का साइज बढ़ रहा है, बल्किंग क्या होता जा रहा है? आपका कम होता जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर हम पानी के बारे में बात करेंगे, आज हम सच में मूड में आए थे। मतलब ये हम बनाने में कम से कम 1-1.5 बज गया था रात को, तब तक हम इस पीपीटी को बनाए थे। आज सोचे खत्म कर देंगे, लेकिन फिर सवेरे फोन आ रहा है कि काम है। ठीक है, तब क्या करेंगे, रुकना पड़ेगा। ठीक है, तो सर वाटर, पानी कौन सा यूज करेंगे? तो सर हम आशुद्ध जल यूज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कंक्रीट बनाए तो एकदम आशुद्ध जल लेके आए, लेकिन मुश्किल है आशुद्ध जल लेके आना। ठीक है, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? हम पोर्टेबल पीने वाला पानी ही हम यूज कर लेते हैं कंक्रीट को बनाने में। कॉस्टली होता है ना, ये कॉस्टली होता है, जिससे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। आशुद्ध जल लाना आसान थोड़ा है, शुद्ध एकदम जल। आशुद्ध जल क्या होता है? जब पानी देखेंगे गर्म करेंगे और ऊपर से ढक देंगे बर्तन पे, जो बर्तन पे जाकर लगा रहता है ऊपर, जिसे ढक्कन पे लगा रहता है, होता है अशुद्ध जल, एकदम शुद्ध जल। तो उससे बनाएंगे, पागल हो जाएंगे। एज पर IS 3025 हम पोर्टेबल वाटर यूज कर सकते हैं। कब पोर्टेबल? पीने वाला पानी का यूज हम कब करेंगे? जब सेटिंग टाइम ±30 से ज्यादा चेंज ना हो। जैसे सेटिंग टाइम था ना, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, तो 30 मिनट से कम ज्यादा चेंजिंग ना हो। जैसे कि फाइनल सेटिंग टाइम 10 घंटा है, तो 10 घंटा से 9 घंटा 30 मिनट हो जाए, 10 घंटा 30 मिनट हो जाए। उससे यदि सेटिंग टाइम में 30 मिनट से ज्यादा का यदि चेंजिंग नहीं हो रहा है, हम यूज कर पाएंगे क्या? पोर्टेबल वाटर यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप पोर्टेबल वाटर यूज कर रहे हैं और सेटिंग टाइम 30 मिनट से ज्यादा चेंज हो रहा है, फिर हम यूज नहीं करेंगे। और स्ट्रेंथ 10% से कमी नहीं आना चाहिए ना भाई। आशुद्ध जल यूज करते तो स्ट्रेंथ ज्यादा आता, तो पोर्टेबल वाटर यूज कर रहे हैं तो आशुद्ध जल के रिस्पेक्ट में 10% से ज्यादा चेंजिंग नहीं आता है, तब हम पोर्टेबल वाटर यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंस्ट्रक्शन में वाटर की क्वालिटी इंश्योर करने के लिए IS 325 एंड IS 456 का यूज करते हैं। ये टेबल है, ठीक है, वाटर क्वालिटी देखने के लिए। अब देखेंगे सर कंपोनेंट कितना कितना होना चाहिए। IS 456-2000 ARCC का कोड है, याद लिख लीजिएगा। IS 456-2000 RCC का कोड है। तो सर ऑर्गेनिक मैटर कितना होना चाहिए? हम यदि RCC बना रहे हैं तो 200 मिलीग्राम प्रति लीटर। इनऑर्गेनिक कितना होना चाहिए? ये आपके सिलेबस में दिया नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों लग रहा था तो हम लेके आए। ठीक है, सल्फर कितना होना चाहिए? 400। क्लोराइड RCC और PCC में, RCC में सर 500 होना चाहिए, PCC में सर 200 होना चाहिए क्लोराइड। ठीक है ना, लिमिट है, इससे अधिक नहीं होना चाहिए, उससे कम हो। मैग्नीशियम कार्बोनेट सर 400, शुगर 500 ml से, CaCl2 2% ऑफ सीमेंट वेट, ये हो जाएगा आपका 200%। NaOH 0.5%, सस्पेंडेड 2000 और एसिड 10,000 मिलीग्राम प्रति लीटर, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। अगला देखेंगे हम सी वाटर, और इसी के साथ मेरा आज का टॉपिक क्या होता है, खत्म हो जाएगा। सी वाटर, ठीक है। जनरली इसका प्रयोग नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि एफ्लोरेसेंस, क्योंकि उसमें नमक होता है सी में, है ना, सी पानी का यूज नहीं करते हैं। क्रैकिंग आएगा, स्ट्रेंथ भी रिड्यूस हो जाएगा, ड्यूरेबिलिटी भी रिड्यूस हो जाएगा। निश्चित कंडीशन में PCC के लिए हम लोग सी वाटर यूज कर सकते हैं। अब कोई ऐसा कंडीशन है
कि नहीं मिल रहा है हमको पानी दूसरा, हमको यही यूज ही करना है, हमको पानी यही यूज करना मजबूरी है, तो हम पीसीसी में यूज कर सकते हैं, आरसीसी में नहीं, कभी नहीं। पीसीसी बना दीजिए, क्योंकि आरसीसी में छड़ होता है तो छड़ पे ज्यादा जंग लग जाएगा जल्दी, ठीक है, तो पीसीसी में यूज कर लीजिए। साल्ट कंटेंट 3% ज्यादा नहीं, यदि यूज कर भी रहे हैं तो उसमें साल्ट 3% 3 से 5% से अधिक नहीं होना चाहिए। सी वाटर मजदूरी में यूज भी कर रहे हैं तो 3 से 5% से ज्यादा नहीं, है ना। और वहां यूज करिए जहां दिखावा इंपॉर्टेंट, अपीयरेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि दिखेगा खराब, कुछ ना कुछ इस पर होता रहेगा, तो वैसे जगह यूज कर लीजिए जहाँ कभी दिखे ना, एकदम बकवास जगह, ठीक है। आरसीसी के लिए कभी भी सी वाटर यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो आरसीसी के लिए कभी करना नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, कल हम इसको क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है। इसका पीडीएफ कल ही लगेगा, आज हम अभी क्लास बंद करके फटाक से भागेंगे, ठीक है। आई होप अपना ख्याल रखिएगा, ऑल दी बेस्ट, बाय बाय।